अभी जो टॉपिक है ना वो इकोनॉमी है। किस किसने पढ़ी है कॉलेज में, जिनका एज ए सब्जेक्ट रहा हो, एज ए सब्जेक्ट प्रॉपर +1 +2 में? हाँ, अच्छा कॉलेज में पढ़ी है, ठीक है, कॉलेज में तीनों साल पढ़ी, ठीक है, गुड। चलो एक बंदा तो मिल गया हमें, एक बंदा तो हमें मिल चुका है। और कोई? शुभम ने भी पढ़ी है, दो हो गए। सुमित से खास लगाव है तुम्हारा, इसके बेचारे को फंसाए थे हर बार। सुमित ने पढ़ी है कॉलेज में इकोनॉमिक्स? स्मिथ पाया गया आज तो एकदम मौके पे। चलो दो, तीन हो गए ला मिला के, चलो दो ही हुए। और कोई? अरे ऑनेस्टली बताना यार, क्या हो गया उसको? नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस वैसे ही। और रेफरेंस मुझे ध्यान होना चाहिए कि कितना दमखम क्लास में बैठा है इकोनॉमी से संबंधित। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और किसी ने वैसे ही पढ़ी हो, मतलब तैयारी के दौरान? रोहन ने पढ़ी है, तो चलो तीन बंदे हो गए अब हमारे पास कैंडिडेट। तो चलो अब शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, परिभाषा से। देखो, अगर इकोनॉमी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे मुझे बता दीजिए। वैसे डेफिनेशन नहीं आती हैं आपको, या वैसे ही जनरली से बता दो कि इकोनॉमी है क्या चीज। इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स एक ही बात है। क्या चीज है इकोनॉमी, सोचिए। ठीक है, कुछ और थोड़ा और, ये तो वेग हो गया ना, मतलब एग्जैक्टली नहीं बताया आपने। हाँ हाँ, स्टडी ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन फॉर द मैक्सिमाइजेशन, एक हद तक हम ये कह सकते हैं। ठीक है, कुछ और? कोई और? सुखवीर, कोई और परिभाषा इकोनॉमी की? देखो, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, बचपन में तो ये था कि स्टडी ऑफ वेल्थ, या वेल्थ की जो साइंस है उसको क्या बोल देते हैं यूजली, उसको इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, जिसमें आपको पता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। उसने जो परिभाषा दी वो थोड़ा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वाली है, तो वो भी एकदम से बेटर नहीं है। एक व्यक्ति था रॉबिन्स, रॉबिन्स ने एक परिभाषा दी, वो सबसे वैलिड मानी जाती है, जिसको बोलते हैं साइंस ऑफ चॉइस। साइंस ऑफ चॉइस, जो शुभम ने कहा कि स्कैरसिटी वाला जो पॉइंट है, एक हद तक इससे मिलता जुलता है। साइंस ऑफ चॉइस ये है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को पॉकेट मनी मिलता है 1,000 रुपया एक दिन का, एक व्यक्ति को पॉकेट मनी मिलता है 100 रुपया दिन का, और दोनों मान लो दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में अपना काम धाम जो भी करते हैं, और उनको लंच भी करना होता है, डिनर भी करना होता है। जिसको 1,000 रुपये पॉकेट मनी मिलता है वो 1,000 रुपये में सर्वाइव करेगा। वो जाएगा रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, 300 400 वहां पे एक टाइम का बिल बन जाएगा, 3 टाइम का उसका 1,000 रुपये में हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऐसा व्यक्ति जिसको 100 रुपीज पॉकेट मनी मिलता है, वो कहीं ऐसी जगह जाएगा जहां राजमा चावल 30 रुपए के मिल जाएंगे, वो 3 टाइम अपना काम चला लेगा। या वो चपाती बाहर से ले आएगा, सब्जी वो खुद बना लेगा। तो दोनों बंदे मैनेज कर रहे हैं, एक 1000 में मैनेज कर रहा है, सेम वही चीजें, 3 टाइम खाना खा रहा है, वो अपना सर्वाइवल कर रहा है। सेम व्यक्ति दूसरा कितने रुपए में कर ले रहा है? 100 रुपए में। तो सिंपली इकोनॉमिक्स एक तरीके से हम देखें तो ये क्या है, ये साइंस ऑफ चॉइस है। कि जो इन्होंने बात कही कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब देखो हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो कम है, लेकिन हमें वो साइंस ऑफ चॉइसेस जो है उसको अप्लाई करके उनको यूटिलाइज करना है, उनका हमें मैक्सिमाइजेशन करना है। ये नहीं कि एक ही दिन में हम सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लें, सारा कोयला हम देश का एक ही दिन में खत्म कर दें, सारे फॉसिल फ्यूल हम एक ही दिन में एग्जॉस्ट कर दें। तो वो जो चॉइसेस है, अगर चाहे पर्सनल लेवल पे देखें, गवर्नमेंट लेवल पे देखें, तो इन सब हम कह सकते हैं कि साइंस ऑफ चॉइसेस जो है उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। और ये जो परिभाषा है मेनली ये किसने दी थी? रॉबिन। ये आपको मिल जाएगा अभी जब मैं शीट्स आपको दूंगा, हैंड आउट जब इसके दूंगा तो वहां पे मिल जाएगा। दूसरी बात रही इकोनॉमी के लिए, अगर मैं बुक की बात करूं तो एज सच बहुत ज्यादा बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट में एक पॉपुलर किताब है रमेश सिंह करके इकोनॉमी के लिए, पर एज सच बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं उसमें। उसमें थ्योरेटिकल चीजें बहुत ज्यादा हैं, अगर आपने पढ़नी हो तो पीडीएफ भी है और वहां पे रखी भी होंगी 2 3 बुक्स रैक में, तो आप एज सच उसको पढ़ सकते हैं। पर इतनी ज्यादा हेल्प उससे नहीं होगी, कॉन्सेप्ट उतने क्लैरिटी के साथ नहीं है। हाँ, जब आप पूरी इकोनॉमी पढ़ लेंगे उसके बाद अगर किताब पढ़ते हैं तो फिर भी आपको बेहतर लगेगा। देखिए शुरू में ही पढ़ लें तो एज सच कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोर फैक्ट्स होते हैं वो उसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा किताबें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी के लिए। आपने डिलीजेंटली जो न्यूज़पेपर में इकोनॉमी वाला सेक्शन होता है, एक तो वो आपने अच्छे से देख लेना है। जैसे भी किसान आंदोलन चल रहा है और बहुत बड़ा मसला क्या है, एमएसपी का, तो डेफिनेटली है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा एमएसपी से। ठीक है, तो इस तरह से एमएसपी है, या सिमिलरली बहुत सारे एफआरपी होते हैं, कई तरह के ऐसे प्राइजेस जो हैं, तो फिर वो न्यूज में रहेगा। कई तरह की कमिटीज होंगी कि कौन डिसाइड करेगा,
पहली बात तो ज्यादा रिलाई किस पे करना है? न्यूज़पेपर पे। मतलब जो करंट में चल रहा है इकोनॉमी में, ज्यादा टाइम यही होगा कि जो करंट में चल रहा है वहीं से ही आपको क्वेश्चन बनेगा। बाकी मैं यहां पे आपको प्रॉपर नोट्स दूंगा, जो भी हम टॉपिक्स करेंगे उसके आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। तो क्लास में ज्यादा लिखने पे फोकस नहीं करना है आपने, क्लास में आपने समझने में फोकस करना है। जैसे क्लास खत्म होगी मैं आपको वो प्रिंटेड शीट दे दूंगा, उसमें ए टू जेड सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली न्यूज़पेपर आपने देखना है। बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी का जो क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा अंडरस्टैंडिंग वाला। कई बार आ जाते हैं कोर फैक्ट्स कि एसबीआई की स्थापना कब हुई, एलआईसी का नेशनलाइजेशन कब हुआ, एलआईसी ने कब पहली बार आईपीओ इशू किया। ऐसे कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो आपको शीट में मिल जाएंगे, वो सीधा रट्टा मारने वाला है। अदरवाइज जो समझने वाला पार्ट है वो तो क्लास में हो जाना चाहिए अच्छे से। क्लियर हो गई? ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो क्लास नोट्स हैं दीज आर मोर देन सफिशिएंट। बाद में कभी आपको लगे कि रिवाइजिंग पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, मना कोई नहीं है, पर ऐसा जिसमें बहुत ज्यादा नहीं है, उतनी क्लैरिटी के साथ चीजें उसमें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अभी तो हमने जस्ट परिभाषा के रूप में इसको देख लिया, बाय डेफिनेशन इसको देख लिया। अभी देखो इकोनॉमी में एक एक करके हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, लेकिन इकोनॉमी दुनिया में जितने देश हैं आज की डेट में, इकोनॉमी के अलग अलग टाइप है। जैसे एक तो ओपन और क्लोज इकोनॉमी होती है। इंडिया की जो इकोनॉमी है आज की डेट में कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी तो है ही है, पर ओपन है कि क्लोज है? देखो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। अगर हम ट्रेड के नजरिए से देखें तब हम बोलते हैं कि इकोनॉमी या तो ओपन हो सकती है या तो क्लोज हो सकती है। जैसे भारत की इकोनॉमी कैसी है अभी? ओपन है, लेकिन 1991 के पहले देखें तो क्लोज थी। क्लोज का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, पर ट्रेड बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, और मतलब इतना ज्यादा अलाउ नहीं था। मतलब कोई भी ऐसा प्राइवेट प्लेयर नहीं कि जाए और बहुत ज्यादा डॉलर्स खर्च करके बाहर से सामान ले आए। तो वो आगे आएगा फॉरेन एक्सचेंज में, लेकिन 1991 से पहले इंडिया कैसी इकोनॉमी हुआ करता था? क्लोज इकोनॉमी। अब कैसी इकोनॉमी है? ओपन इकोनॉमी। अब बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। आपको भी कुछ आपको लग रहा है, मान लीजिए कि होली आने वाली है और आपको बाहर से कलर्स मंगवाने किसी देश में सस्ते मिल रहे हैं, किसी भी कंट्रीज में साउथ एशिया में है तो आप भी मंगवा सकते हैं। तो पहले 1991 से पहले इतना ज्यादा अलाउ नहीं था, तो तब हम क्लोज इकोनॉमी थे। आज की डेट में कैसे हैं? ओपन इकोनॉमी है। ये तो किस नजरिए से हो गया? ये तो ट्रेड के नजरिए से हो गया। क्या कोई देश है अभी जिसकी इकोनॉमी क्लोज है? हाँ, नॉर्थ कोरिया टू सम एक्सटेंट हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता है, चाइना के साथ ठीक ठाक ट्रेड है उसका, पर उतनी ओपन उनकी इकोनॉमी नहीं है, उतनी लोगों को फ्रीडम नहीं है कि बाहर से कुछ भी वो खरीद के ले आए। बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मैनर में है। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी अलग कॉन्सेप्ट है। अभी जो हमने समझना है इस लेक्चर में मेनली वो तीन तरह की व्यवस्थाएं, तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम हमने पढ़ने हैं। एक है कैपिटलिज्म, वन इज सोशलिज्म एंड अदर इज कम्युनिज्म। और इंडिया ने जो फॉलो किया वो किसको फॉलो किया? वो एक ब्लेंड है, वो सबका मिक्सचर आ जाएगा, मतलब इस वाले को छोड़ के इन दोनों का मिक्सचर आ जाएगा। और इंडिया ने जो फॉलो किया है वो किसको? मिक्स्ड इकोनॉमी को। तो वो तो बाद की बात है, अब इसको छोड़ देते हैं। मेन जो व्यवस्थाएं हैं वो दो, एक कैपिटलिज्म और दूसरा सोशलिज्म। सोशलिज्म की ही बहुत रिजिड फॉर्म जो है उसको हम क्या बोल देते हैं? कम्युनिज्म। अब अच्छे से हमने तीनों चीजें समझनी है वन बाई वन। देखो सबसे पहले तो मेनली शुरुआत किसकी हुई? कैपिटलिज्म। ये जो हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इनविजिबल हैंड का। और इनविजिबल हैंड जो सिद्धांत है वो मेनली किसमें आता है? कैपिटलिज्म में आता है। तो अगर एकदम सरल भाषा में समझना हो तो कैपिटलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोल देते हैं कैसी इकोनॉमी? फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब मुझे कोई थोड़ा बहुत अगर इसमें कोई इंसाइट दे पाए तो फिर इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। पूंजीवाद जिसको हम कहते हैं, किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में? हाँ हाँ, ठीक है, गुड। वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन पर्टिकुलर हैंड्स। ठीक है, गुड, पहला पॉइंट हो गया। और बड़ा वर्ग होता है जो स्लेव होता है, मतलब वो इन्होंने बोला, इन्होंने इनको बोला कि बुर्जुआजी लोग जो हैं वो शोषण करते हैं किसका? प्रोलिटेरिएट। हालांकि इन्होंने नहीं बनाई परिभाषा, इनमें अपने आप ऐसा सिस्टम हो गया। मान लीजिए मैं एक इंडस्ट्री का मालिक हूं, मान लो एक फैक्ट्री है और मैं उसका मालिक हूं और आप सारे मजदूर हैं, तो जो बहुत ज्यादा फायदा होगा उसका बोनस मुझे मिलेगा, आपको तो मैं सिर्फ सैलरीज दूंगा। तो फिर एक समय के बाद मैं बहुत धनी हो जाऊंगा, 4-5 जनरेशन के बाद, और आप जो है अगर आप लेबर हैं, आपका बच्चा भी लेबर है, आगे वो भी लेबर है, तो आप उसी कंडीशंस में रहेंगे। तो एक हमें सेग्रीगेशन देखने को मिलेगी, एक वेल्थी क्लास हो जाएगी, एक आवाम हो जाएगा, एक कॉमन सिटीजन हो जाएंगे। तो फिर उसको लेबल किया था इन्होंने कि जो वेल्थी क्लास है वो कौन सी है? बुर्जुआजी। और जो साधारण लोग होंगे वो कौन हो जाएंगे? प्रोलेटारिएट। वो बात की बात है। कुछ और कैपिटलिज्म में आप बताएं।
हाँ, डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज, जिसकी उसी को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कह रहे हैं, सरकार का इंटरवेंशन नहीं है। कुछ और चीजें, ठीक है, गुड। ये जो इनविजिबल हैंड है, इसको कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज इनविजिबल हैंड? रोहन ट्राई कर सकते हैं? नहीं नहीं, सर्विस तो नहीं। देखो एक, हाँ, ना वो नहीं, वो नहीं है कोई। हाँ हाँ, नहीं, पर उसको इनविजिबल हैंड क्यों बोल रहे हैं? जैसे मैं कह रहा हूं ना, अदृश्य हाथ है। जैसे अभी मैं आया, मैं आगे आके यहाँ खड़ा हो गया पढ़ाने के लिए, आप आए चुपचाप अपनी अपनी सीट में बैठ गए, और मैं बोलूं कि एक इनविजिबल हैंड है, तो वो इनविजिबल हैंड क्या है? प्रॉपरली अगर मैं इनविजिबल हैंड पे अगर डिस्कस करूं तो वो क्या चीज होती है? लेबर नहीं, लेबर तो दिख रहा है ना एकदम प्रत्यक्ष रूप से कि बंदा आ रहा है, मजदूरी करके जा रहा है। कोई और सोच, कोई बात नहीं, चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, कैपिटलिज्म जो व्यवस्था है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पूंजीवाद बोलते हैं। बिल्कुल शुरू से चलते हैं, इतिहास में चलते हैं, फिर मैं आपको उसके फीचर बताऊंगा, और इसी से ही फिर क्या निकल के आएगा? सोशलिज्म। इसकी जो बुराइयां होंगी, उन बुराइयों की वजह से कुछ लोग सामने आएंगे जो इस पे प्रतिघात करेंगे, और एक आइडियोलॉजी आएगी, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को सोशलिज्म भी बोलेंगे, उसी को कम्युनिज्म भी बोलेंगे, विद सर्टेन डिफरेंसेस। वो डिफरेंसेस भी हमने समझने हैं। अब देखिए, जो कैपिटलिज्म है ये कैसे आया, इसके लिए चलते हैं वापस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, अभी सिर्फ आपने समझना है। हालांकि उससे भी पहले यूरोप में एक कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, रेनेसेंस, पुनर्जागरण या पुनः जागृति जिसको हम बोलते हैं, रेनेसेंस। रेनेसेंस क्या है, एक मिनट के लिए समझ लो। जैसे एक जमाना था कि इंसान अपना साइंटिफिक टेम्पर यूज करता था, मतलब एक समय ऐसा था कि इंसान को ठंड लगती थी, तो उसने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, एनक्लोज्ड स्पेसिस में रहना शुरू कर दिया, अपने आसपास घास फूस रखना शुरू कर दिया, तो उसको गर्माहट का एहसास हुआ। उसने फिर दो पत्थर जो हैं उनको टकरा के आग का आविष्कार भी कर लिया। तो इंसान ने पहले किसको यूज किया? साइंटिफिक टेम्पर को यूज किया। पहले छोटे छोटे वेपन्स बनाए, और बड़े वेपन बनाए, और बड़े वेपन बनाए, अच्छे से शिकार करना शुरू किया, पका हुआ खाना खाना शुरू किया। तो शुरू में इंसान किसको यूज करता रहा? अपने साइंटिफिक टेम्पर को। लेकिन जब एक हद तक ये सारी चीजें विकसित हो गई, तो इंसान धर्मांध हो गया, मतलब पूरी तरह से किस में डूब गया? रिलीजन में डूब गया। और जो उस समय का यूरोप है, जिसको मध्यकालीन यूरोप बोलते हैं, मेडिवल यूरोप बोलते हैं, तो मेडिवल यूरोप का जो समय है, ये पूरी तरह से मतलब डॉगमेटिक था, मतलब रिलीजन में डूबा हुआ था, बाइबल के अनुसार बहुत ज्यादा चलता था। हालांकि बाइबल में लिखी नहीं थी वो सारी चीजें, पर वो गलत तरीके से कौन इंटरप्रेट करता था? जो वहां पे प्रीस्ट होते थे, जो पॉप होते थे, मंक्स होते थे, वो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते थे। अगर एक पॉप ने बोल दिया कि बाइबल में ये चीज लिखी है, तो लोग जो है रिलीजियसली उसको फॉलो करते थे। तो मध्यकालीन जो यूरोप था वो किसमें डूब गया पूरी तरह से? एकदम रिलीजन में। जो पादरी बोलेगा, जो पॉप बोलेगा, वही होगा। बहुत सारे मूवीज और सीरियल्स बने हैं मध्यकालीन यूरोप में, तो वहां आप देख सकते हैं कि एक राजा के साथ उस पॉप का कितना ज्यादा इंटरफेरेंस रहता था। इसीलिए बाद में जब धीरे धीरे लोग उनको समझ आने लगा कि ये सारी चीजें गलत हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा शोषण होने लगा किसान वर्ग का, यानी कि समाज में सबसे नीचे पेजेंट्स आ गए, उसके ऊपर नोबल्स हो गए, उसके ऊपर किंग हो गया, और सबसे ऊपर हो गया पॉप। तो यूरोप की जो सोसाइटी है, वो जब चार हिस्सों में टूट जाती है, सबसे नीचे कॉमन व्यक्ति यानी कि पेजेंट्स, और उसके ऊपर कौन आ गए? नोबल्स, और उसके ऊपर आ जाएंगे खुद किंग, और किंग के ऊपर सबसे टॉप में कौन बैठ गया? पोप, जो इंटरप्रेट करता था किसको? बाइबल को, जो होली बुक को इंटरप्रेट करता था, पर वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था, मतलब अपनी मनमर्जी भी उसमें वो व्यक्ति चला रहा था। ऐसे बहुत सारे, हर जगह ऐसा हुआ। और कोई भी व्यक्ति, उसको अथॉरिटी नहीं थी कि पॉप के खिलाफ या रिलीजियस बुक के खिलाफ कुछ बोल दे। अगर वो ऐसा कुछ बोलते थे, तो हेरेसी का चार्ज उनके ऊपर लगा दिया जाता था। हेरेसी का कि इस तरह से धर्म को वो गाली दे रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है उस व्यक्ति को फिर बाद में सजा भी दी जाती थी। इंक्विजिशन जैसे चार्जेस वहां होते थे। लेकिन जैसे तैसे, जब ये वो समाज है मध्यकालीन यूरोप का, जो पूरी तरह से डूबा हुआ था किसमें? फ्यूडलिज्म में, सामंतवाद जिसको हम बोलते हैं। एक राजा, उसका किंगडम 10 राजाओं में टूटेगा, उसका किंगडम आगे 10 में टूटेगा, बड़ा राजा छोटा राजा, इस तरह वाली व्यवस्था थी। तो ये सामंतवाद था। लेकिन धीरे धीरे इसमें एक नई कैटेगरी सामने आई, जो पहले थी ही नहीं, नई कैटेगरी। और वो नई कैटेगरी कौन बनी? वो बने मर्चेंट। जैसे इटली में मेडिची करके एक व्यक्ति था, उसने उस जमाने में एक बैंक स्टैब्लिश किया, तो एक मर्चेंट क्लास सामने आई। वो धीरे धीरे फिर व्यापार करने लगी, और जब व्यापार में उनको डिमांड बढ़ने लगी, जैसे मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं,
और मैं आपके गांव में आया हूं और आपके गांव में लोग भेड़ पालते हैं, बहुत ज्यादा शीप रीयरिंग करते हैं, और मैंने आपको बोल दिया कि सबसे मुझे एक एक बोरी ऊन चाहिए और मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। आपने एक एक बोरी ऊन इकट्ठी करके मुझे दे दी, मैंने आपको पैसे दिए, आपको भी पैसे मिल गए, मेरा काम हो गया। मैंने वो ऊन आगे 4 कारीगर बिठाए और उनको बोला कि इसका कोई कंबल बनाओ, उन्होंने कंबल बना दिया। लेकिन जब ये 4 कंबल बिक गए मेरे एक ही घंटे में, तो मुझे और ज्यादा कॉटन की आवश्यकता पड़ेगी, और ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस सिस्टम को मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, मैं 20 मजदूर इकट्ठे करूंगा, रहने के लिए कमरा भी दे दूंगा, अब वहां पे वो बैठ के कंबल बनाएंगे। धीरे धीरे प्रोसेस स्पीडअप होगा और यहीं पे ही राइज होगा किसका, ट्रेड का। जितना ट्रेड बढ़ेगा उतना वेल्दी क्लास समाज में कौन बनता जाएगा, मर्चेंट। और जब मर्चेंट समाज में वेल्दी क्लास बन जाएगा तो इस पूरे सिस्टम को उस जमाने में चुनौती देने वाला कौन बना, मर्चेंट बना। और जब मर्चेंट ट्रेड करते थे तो इसमें साथ में किसकी इकोनॉमी बढ़ती थी, किंग की, तो किंग को ही फायदा होता था। इसलिए किंग भी अब पोप को ज्यादा सपोर्ट ना करके वो किसको सपोर्ट करेगा, वो मर्चेंट को सपोर्ट करेगा। आपने हिस्ट्री में भी देखा कि जब वास्को डिगामा वगैरह भारत आए तो उन सबको, जो उनके किंग थे, मतलब पुर्तगाल का जो किंग था प्रिंस हेनरी एक पहले था, उसने उनको स्पॉन्सर किया था कि ठीक है मैं तुम्हें धन दौलत देता हूं, पैसे देता हूं, शिप देता हूं, अपने सिपाही देता हूं, और जाओ भारत की खोज करो, जाओ मसाले ढूंढ के लेके आओ, स्पाइसेस ढूंढ के लेके आओ। तो मतलब एक नेक्सस जो 60 गांठ पहले किंग और पॉप में थी, ये शिफ्ट होके अब किसके बीच में हो गई, किंग और मर्चेंट के बीच में। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इस तरह से जब मर्चेंट्स को वो बूस्ट मिला तो उसकी वजह से किसका राइज हुआ, ट्रेड का। और जब ट्रेड का राइज होगा तो ट्रेड बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए फिर कौन आएगा, एक क्रांति होगी, उस क्रांति को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ेगी, मान लो एक व्यापारी और उसको डिमांड है कि 200 कंबल बनाने हैं, अब वो 200 कंबल बनाने के लिए 2000 लोग बिठाने पड़ेंगे उसको, और उसको लग रहा है कि यार ये तो बहुत स्लो काम है कि 2000 लोग बिठाए, हर बंदा 10-10 दिन लगा रहा है, और उसके बाद लास्ट में कंबल कितने बने, 200 बने। तो वो कुछ ऐसा सोचेगा कि क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए कि एक ही घंटा लगे और बहुत कम पैसों में कंबल भी बन जाए और बहुत अच्छे भी कंबल बने। तो ये सोचने के लिए फिर होगा टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन जितना ज्यादा होने लगा, चाहे वो स्टीम इंजन हो, इस तरह की कई चीजें हो, तो जब ये सारी चीजें होंगी तो उसी समय को हम क्या बोलते हैं दुनिया में, दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जब वो जो तकनीकीकरण था, जो टेक्निकलिटीज थी, जब उनको इंक्लूड किया गया, बड़े लेवल पे काम हुआ, उसी को हम औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और दुनिया में, यूरोप में, यानी कि किस देश में सबसे पहले हुआ, इंग्लैंड में। वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वहां समझेंगे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, तो देखा देखी में बाकी कंट्रीज में भी होने लगा। एशिया में ज्यादा नहीं हुआ, एक ही देश था जापान, जहां पे औद्योगिक क्रांति उस जमाने में हुई, अदरवाइज दूसरे देशों में नहीं हुई। रशिया ने भी बाद में फॉलो किया था, हालांकि रशिया पॉलिटिकली हम यूरोप में बोलते हैं, ज्योग्राफिकली आधे से ज्यादा हिस्सा जो है उसका वो एशिया में आता है। तो फुल फ्लेज अगर एशियन नेशन देखें तो वो कौन था, वो जापान ही था उस जमाने में, 1860s के दौर में, जब इन्होंने औद्योगिक क्रांति की। लेकिन मेनली शुरुआत कहां से हुई इसकी, इंग्लैंड से हुई। अब सोचो, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस औद्योगिक क्रांति में क्या होगा, मतलब अब सिस्टम चेंज हो जाएगा। पहले ट्रेडर्स ने क्या सिस्टम रखा था, पहले गिल्ड्स वाला सिस्टम होता था, या आपके घर गांव में ट्रेडर आएगा, आपसे कॉटन लेके चला जाएगा, फिर दूसरी जगह जो है वो किसी को कॉटन देगा, वहां पे उनसे कंबल बनवा लेगा। पहले ये वाला सिस्टम था। लेकिन जो प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसमें आपको पता है, शहरों में, शहर का कॉन्सेप्ट नहीं था, पर एक कोई प्लेस होगा और वहां पे क्या लगना शुरू होंगी, इंडस्ट्रीज। अब पहले क्या था, पहले मैं व्यापारी था, आपके घर में जा रहा था, आपसे वहां से कॉटन लेके आ रहा था, आपको किसी व्यक्ति को रॉ मटेरियल दे रहा था और समय दे रहा था कि ये लो कॉटन, कंबल बना देना, मैं परसों आपसे खरीद के लेके जाऊंगा। लेकिन अब सिस्टम उल्टा हो गया। अब एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिसको हम फैक्ट्री बोलेंगे, और उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग फिर अंदर दिन रात बैठ के वो काम करेंगे, और उनको उसके बदले क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। और ये फिर वो सारा प्रोडक्शन करेंगे। अब वो मजदूर भी करेंगे, साथ में किसकी मदद भी ली जाएगी, वो टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जाएगी, जो भी उस जमाने में था, चाहे वो जैनी हो या स्टीम इंजन हो, कई चीजें उस जमाने में थी, तो उनकी मदद ली जाती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक जगह है, वहां इंडस्ट्री सेटअप हुई, इस पे 500 लोग काम करने लगे। अब जब इस बंदे ने मशीनें भी लगाई, उपकरण भी लगाए, लोगों को वेजेस भी दी, लास्ट में जो सारा बोनस मिला, सारा मुनाफा हुआ, वो किसको हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट को हो गया, उस मालिक को हो गया। अब उस मालिक ने एक और फैक्ट्री लगा दी, एक और लगा दी, और ऐसे देखते देखते बहुत सारी फैक्ट्रीज उस जगह में हो गई। तो प्रॉपर बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हो गई, 500 के बजाय 50,000 लोग वहां काम करने के लिए आने लगे,
तो फैक्ट्रीज के अराउंड उन लोगों को रहने के लिए टेनेमेंट्स या शेड या बहुत भीड़े भीड़े घर बनने लगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घैटोस। तो घैटोस बनने लगे, बहुत भीड़े भीड़े घर होंगे। अब मान लो बद्दी पहले गांव था, एक फैक्ट्री लगी, दूसरी फैक्ट्री लगी, 50 फैक्ट्रीज लग गई। अब उसके आसपास 50,000 लोग भी रह रहे हैं जो काम कर रहे हैं। उसमें कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हो सकता है, कोई लेबरर भी हो सकता है, कोई वेल्डर हो सकता है। तो इस तरह से जो है गेटोइजेशन होने लगी, बड़े बड़े शहर बनने लगे। तो इसी कैपिटलिज्म से, इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरुआत हुई किसकी, अर्बनाइजेशन की। पहले शहरीकरण का कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर ये अर्बनाइजेशन होने लगी। अब जब अर्बनाइजेशन होने लगी तो उसमें जो वेल्दी क्लास है वो तो बहुत अच्छे से रहेगा, उसका तो आलीशान बंगला होगा, बड़ा घर होगा। पर इन घाटों में, छोटे छोटे मकानों में, भीड़ वाली कंडीशन में, यहां पे कौन रहेंगे, वेज अर्नर, मतलब कौन, लेबरर। तो लेबरर जब उन जगहों में रहने लगे तो धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम्स होने लगी। किसकी प्रॉब्लम, सैनिटेशन की, या फिर हेल्थ इश्यूज होंगे, इतने क्लोज स्पेसेस में रहेंगे, या उनको जो है हाइजीन की समस्या होगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी। और जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो वो किसको जन्म देंगी, फिर डिजीजेस को। और यूरोप में आपने देखा उस जमाने में प्लेग जैसी बीमारियां, कोलेरा जैसी बीमारियां, मतलब पूरी तरह से जो है इतनी ज्यादा एपिडेमिक्स उस जमाने में फैलती है कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो मारे जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं उस जमाने में आई, किसकी वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से। लेकिन अब कैपिटलिज्म जो है, मतलब अभी एग्जैक्टली वर्ड हमने नहीं समझा है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब इसको इग्नोर कीजिए कैपिटलिज्म को। तो ये जो इंडस्ट्रीज थी, अब इसमें काम करने के लिए अब चाहिए स्किल्ड लेबर, क्योंकि अब मशीनें धीरे धीरे और आधुनिक होने लगी। जो जो व्यक्ति बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता है वो काम करने में असमर्थ है। तो अब लेबर, जो लेबर है वो थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए। और स्किल्ड लेबर के लिए फिर किसको बढ़ावा देना पड़ेगा, एजुकेशन को। और जब एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, उस एजुकेशन से ही जो शिक्षित व्यक्ति होंगे, जो लोग पढ़ लिख के आ जाएंगे, वही लोग आगे जाके, जो लोग पढ़ लिख के आ जाएंगे वही लोग क्या करेंगे आगे आके, वो चुनौती देंगे इस पूरी व्यवस्था को। जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्री है और उसके आसपास घाटों बन गए हैं, और मान लो 50,000 लोग रह रहे हैं, हेल्थ कंडीशंस बहुत बुरी हैं, और इस तरह से सैनिटेशन हाइजीन का कोई ख्याल नहीं है, मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई लेबर लॉ नहीं है। एक छोटा बच्चा भी है, मान लो 5 साल का या 6 साल का बच्चा, वो भी कोयले की खान में जाके काम कर रहा है। जब ये सारी कंडीशंस होंगी तो कुछ पढ़े लिखे लोग इस सिस्टम को चुनौती देंगे, इस व्यवस्था को चुनौती देंगे। इस व्यवस्था को मतलब किसको, कैपिटलिज्म को चुनौती देंगे। और वो बोलेंगे कि या तो हमें हमारे अधिकार दो, नहीं तो हम सब मिलके हम क्या कर देंगे, हम एक रेवोल्यूशन कर देंगे, हम एक क्रांति कर देंगे, जिसमें हम आपको उखाड़ फेंकेंगे। कोई मालिक और कोई नौकर नहीं होगा, हम सबकी मिलजुल के सारी संपत्ति होगी। हम एक बड़ी क्रांति करेंगे, एक रेवोल्यूशन करेंगे। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया किसका, कम्युनिज्म का, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, मार्क्सिज्म, या सिंपली हम बोल सकते हैं सोशलिज्म। पर दोनों में देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। थोड़ी देर में हम इस पे बात करेंगे कि वो सर्टेन डिफरेंसेस क्या है। अभी मैंने जस्ट आपको एक कहानी की तरह सुनाया कि कैपिटलिज्म, अभी एग्जैक्टली नहीं पढ़ा है हमने कैपिटलिज्म होता क्या है, वो हमने पढ़ना है। अभी मैंने आपको बताया कि शुरुआत, ये सारी फसाद ये कहां से शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति से। हालांकि औद्योगिक क्रांति जरूरी भी थी, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही थी, रिसोर्सेज पूरे करने हैं तो मशीनों की आवश्यकता थी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बुराइयों को भी जन्म दिया जाता है। जैसे हाइजीनिक कंडीशन बहुत बुरी होगी, बच्चों से भी काम करवाया जाएगा, कोई लेबर लॉ नहीं होंगे, कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, काम करते दौरान कोई मारा गया तो मारा गया। आज की डेट में ऐसा नहीं, प्रॉपर इंश्योरेंस होता है, मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, हर चीज होती है। तो औद्योगिक क्रांति आई, और औद्योगिक क्रांति से कुछ ऐसी बुरी चीजें आई जिनके खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए, और उन्होंने एक नई आइडियोलॉजी को लेके आ जाएंगे। और वो आइडियोलॉजी क्या होगी, आइदर सोशलिज्म और कम्युनिज्म। बेसिक डिफरेंस है, थोड़ी देर में समझेंगे। अब आते हैं पर्टिकुलरली कि पर्टिकुलरली ये कैपिटलिज्म है क्या, एक एक करके इसके अब हम एस्पेक्ट समझते हैं। ये तो मैंने एक कहानी की तरह आपको सुना दिया। तीनों व्यवस्थाएं जो है वो हमने पढ़नी है। तो पहले है कैपिटलिज्म। देखो, पहली बात तो प्राइवेट इकोनॉमी या प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट इकोनॉमी। जैसे सरल भाषा में मैं कहूं, भारत देश में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो स्टेट के अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जोनल हॉस्पिटल्स हैं, गांव में पीएचसीज होती हैं जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर या नॉर्मली हम डिस्पेंसरी जिसको कह देते हैं। तो लोअर लेवल से लेकर प्राइमरी हेल्थ केयर से लेकर सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, सारे लेवल पे सरकारी तो है ही है। फिर किसी को लगता है कि सरकारी में कौन जाए, तो अल्टरनेटिव क्या है, वो प्राइवेट में जा सकता है, वो तेंजिन हॉस्पिटल जा सकता है, वो फोर्टिस जा सकता है, उसके पास अल्टरनेटिव है। ये व्यवस्था तो अलग है। लेकिन सोचो जहां सरकारी हो ही ना, जहां पे ये हर चीज, चाहे वो एजुकेशन हो,
चाहे वो हेल्थ हो या कोई भी ऐसी सर्विसेज, मोस्टली वो सारी जो है कैसी हो, प्राइवेट हो। यानी कि अगर हम इकोनॉमी की भाषा में बोले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर मैं इकोनॉमी की लैंग्वेज में बोलूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट अंडर गवर्नमेंट। सिंपली अगर मैं ऐसे बोलूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सरकार के अंडर नहीं है, वो मेनली किसके अंडर है, प्राइवेट प्लेयर्स के अंडर है। सब हम उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, प्राइवेट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये एफओपी बार बार आएगा, क्या हो सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। देखो, लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट। अगर लैंड कहीं लीज में दे दी है तो बदले में क्या मिलता है, उससे रेंट मिलता है। या जिसने जमीन ली है तो वो बदले में क्या देना पड़ता है, उसको रेंट देना पड़ता है। तो लैंड से रेंट हो गया। लेबर से, लेबर को क्या मिलता है, वेजिस। कैपिटल जो है, इस कैपिटल पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। मतलब किसी ने लोन लिया है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और लास्ट में है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज को लास्ट में सब कुछ काट पीट के जो बचेगा वो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जहां कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हर चीज वहां पे क्या होगी, प्राइवेट होगी। इकोनॉमी की सेंस में बोले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे उनके हाथ में क्या रहेगा, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। मतलब लेबर भी सारी प्राइवेट है, मुझे काम की जरूरत पड़ी, मैं 10 लेबर लेके आ गया। मुझे जरूरत पड़ी, मैंने कहीं से जमीन ले ली, मैंने वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर दी। मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैं बैंक गया, मैंने वहां से लोन ले लिया, और बदले में मैं क्या पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट। लास्ट में काट पीट के जो बचेगा, सबको सैलरी देने के बाद, वेजेस देने के बाद, ये रेंट्स और इंटरेस्ट देने के बाद, वो लास्ट में मेरा क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। अगर प्राइवेट है तो, सरकारी है तो नहीं। मान लीजिए ओएनजीसी सरकारी कंपनी है, लास्ट में जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, सरकार का होगा। अगर एचआरटीसी चल रही है, एचआरटीसी लास्ट में जो मुनाफा करेगी वो हिमाचल सरकार का होगा। क्लियर हो गया। तो इकोनॉमी की सेंस में हम बोले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स या फिर सिंपली नॉट अंडर गवर्नमेंट, सरकार के अंडर नहीं है। जब वो सरकार के अंडर होंगे तो वो कौन सी व्यवस्था हो जाएगी, सोशलिस्टिक हो जाएगी या फिर कम्युनिस्टिक व्यवस्था जिसको हम बोलेंगे। तो एक बात तो ये है, इसमें पहला पॉइंट तो ये हो गया अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से संबंधित इसको देखें। अब दूसरा, इसके और कई नाम हैं, जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी। एक एक करके हमने वर्ड समझने हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सरकार की इंटरवेंशन, सरकार का इंटरफेरेंस इस तरह की व्यवस्था में बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे सरकार नहीं बोल रही है कि आज मुझे इकोनॉमी पढ़ानी है या आज मुझे करंट अफेयर पढ़ाने हैं, ऐसा वो मुझे आदेश नहीं दे रहे हैं। या तेंजिन हॉस्पिटल है या फोर्टिस है, तो सरकार वहां आदेश नहीं दे रही है कि आप एक्सरे की इतनी फीस रखिए, आप इस डॉक्टर की ओपीडी की इतनी फीस रखिए। सरकार कोई आदेश नहीं दे रही है। तो सरकार बोल रही है अपने तरीके से काम करो। तो मतलब किसका इंटरवेंशन नहीं है, सरकार का इंटरवेंशन नहीं है। एक मतलब तो इसका ये हुआ। दूसरा मतलब जो एडम स्मिथ ने कहा, फिर सवाल आया कि फिर ये व्यवस्था काम कैसे करेगी। अगर सरकार ही नहीं बोलेगी तो प्राइवेट प्लेयर तो अपनी मर्जी से कुछ भी दाम लगा देगा। फिर तो सुजुकी का मालिक बोलेगी मैं तो 1 करोड़ रुपए की अल्टो बेचूंगा, मैं तो 5 या 6 लाख में बेचूंगा ही नहीं बिल्कुल भी। या कोई टाटा वाला कोई बोलेगी मैं तो 1 करोड़ में एक बेसिक गाड़ी बेचूंगा। एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। बोले अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करे तब तो प्राइवेट प्लेयर तो कुछ भी दाम रख लेंगे। फिर तो एक पैरासीटामोल जो मान लो 5 रुपए की आनी चाहिए, 2 रुपए की आनी चाहिए, फिर तो उस कंपनी का जो मालिक होगा, मान लो जो पीसीएम बना रहा है, पैरासीटामोल बना रहा है, हो सकता है वो 10,000 रुपए की एक गोली कर दे पैरासीटामोल की। फिर आम आदमी कहां जाएगा। तो उसमें एडम स्मिथ का जवाब था ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बोला भले ही सरकार इंटरवेंशन नहीं कर रही है, पर एक अनसीन फोर्स है, एक अनसीन फोर्स है जो अपने आप सब कुछ संभालती है। और उस अनसीन फोर्स को क्या बोलते हैं, इनविजिबल हैंड। अभी अच्छे से समझाऊंगा। इसका मतलब ये इनविजिबल हैंड का कि मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस, जो मार्केट फोर्सेस हैं, बोला वो अपने आप सारी व्यवस्था चलाती हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास 50 रुपए हैं, मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो गया आगे टमाटर खरीदने के लिए कि उसको टमाटर चाहिए, उसको टमाटो चाहिए। सब्जी मंडी गए, 10 लोग थे वहां बेचने वाले। एक जगह उसने पूछा, उसने कहा जी 50 रुपए किलो है, दूसरे ने कहा 45 है,
तीसरे ने कहा 40 है। ऐसे करते करते जो लास्ट में बोलेगा कि जी मेरे मेरे पास तो 25 रुपए किलो है, डेफिनेटली वो बंदा कहां लेगा, 25 वाले से लेगा। तो सरकार को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मार्केट फोर्सेस का मतलब बोला ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं डिमांड एंड सप्लाई पे। उदाहरण के तौर पे अगर टमाटर की फसल तबाह हो गई है और मार्केट में बहुत कम टमाटर रह गए हैं, मतलब हर साल 100 किलो टमाटर बिकते थे मान लीजिए, और सपोज करते हैं इस बार डिमांड कम हो गई, मतलब जो सप्लाई है वो कम हो गई, फसल तबाह हो गई और कितने टमाटर हुए, 85 kg हुए। तो जैसे ही सप्लाई गिरेगी, लेकिन सप्लाई के सामने जो है डिमांड, हमेशा जो डिमांड होगी वो कैसी रहेगी सप्लाई के सामने, वो इंक्रीज रहेगी, क्योंकि हर साल 100 किलो टमाटर बिकते थे, इस बार 85 किलो हुए, लेकिन डिमांड अभी भी कितनी बनी हुई है, 100 kg। तो डेफिनेटली टमाटर का दाम क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सरकार को बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि तुम 50 के लगाओ, 100 के लगाओ। तो इनविजिबल हैंड का मतलब वो अनसीन फोर्सेस होती हैं, वो इनविजिबल फोर्सेस होती हैं जो विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन किसको कंट्रोल करती हैं, आगे मार्केट को कंट्रोल करती हैं, प्राइस को कंट्रोल करती हैं, उसके सप्लाई और डिमांड के अनुसार ये सारी चीजें चलती हैं। तो उन मार्केट फोर्सेस को मेनली डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे जो चले, तो टेक्निकली ये सब किसमें काउंट होता है, इनविजिबल हैंड। मतलब किसी ने नहीं बताया कि ये इस बंदे को भी 25 के टमाटर बेचने हैं या 50 के बेचने हैं, वो सब डिमांड सप्लाई में चला। एक को लगा कि उसके पास टमाटर का 20 किलो का स्टॉक है और ये टमाटर तो कल सुबह तक खराब हो जाएंगे, हो सकता है वो 10 रुपए किलो में भी बेच दे। दूसरे को लगता है उसके पास कोल्ड स्टोर है, बढ़िया से रहेंगे, उसके टमाटर बहुत अच्छे हैं, प्रीमियम क्वालिटी के हैं, डेफिनेटली वो उसको हायर दाम में बेचेगा। क्लियर हो गया मैंने क्या कहा। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सी व्यवस्था, कैपिटलिस्टिक जो व्यवस्था है, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा कैसी इकोनॉमी है, ये प्राइवेट इकोनॉमी है, पूंजीवाद जिसको हम बोलते हैं, और जो उद्योगपति होगा उसको पूंजीपति कह देते हैं। और फ्री मार्केट इकोनॉमी है, यानी कि किसका हस्तक्षेप नहीं है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। हालांकि रेगुलेटर सरकार बना देती है ताकि लोगों के साथ बहुत नाजायज ना हो जाए, उसके लिए रेगुलेटर्स हो सकते हैं। मान लीजिए आज की डेट में बहुत सारी प्राइवेट प्लेयर्स हैं और वो सिम बेचते हैं, लेकिन उन सबको एक ऊपर सरकार ने रेगुलेटर बनाया है, ट्राई करके, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरह मार्केट में हर जगह के लिए जो है आपको एक रेगुलेटर मिल जाएगा। जैसे मेडिकल फील्ड जो है उसमें चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, मेडिकल कमीशन उसके लिए है, एक रेगुलेटर उसके लिए है। तो सरकार चाहे तो ऊपर क्या बना सकती है, रेगुलेटर बना सकती है, पर वो बोलेगी नहीं कि आपको काम कैसे करना है। वो ये नहीं बोलेगी कि, मतलब जैसे वो होते हैं ना कि कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, किसी को दिक्कत है, किसी व्यक्ति ने उसको ठगा है, तो बंदा कहां अपील करेगा, कंज्यूमर कोर्ट में, डेफिनेटली वहां केस चलेगा। पर सरकार नहीं बोलेगी उस बंदे को कि आप इतना सामान बेचो, दाल इतने रुपए की बेचो, सरकार वो निर्णय नहीं लेती है। तो जब पूरी तरह से ऐसी व्यवस्था हो, सरकार की कोई भी इंटरवेंशन ना हो, तब उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। समझ आ गया। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब अमेरिका तो है ही है, और वेस्टर्न यूरोप, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है। जर्मनी अब तो पूरा, एक जमाने में 1990 तक का जो दौर था तो सिर्फ वेस्ट जर्मनी की हम बात करते हैं। ईस्ट जर्मनी उसमें किसमें था, वो यूएसएसआर जो है, जब बीच में बर्लिन वॉल हुआ करती थी, वो यूएसएसआर में शामिल था। तो वेस्टर्न यूरोप एज वेल एज जो नॉर्थ अमेरिका है, तो वो हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली सेंस में वो कॉन्सेप्ट सारे वहीं से आए, और हिस्टोरिकल सेंस में वहां पे इकोनॉमिक व्यवस्थाएं कैसी थी, पूंजीवाद, मतलब कैपिटलिस्टिक व्यवस्था। समझ आ गया पहला पॉइंट। तो ये तो हुआ पूंजीवाद। अब मैंने आपको समझाया कि इस पूंजीवाद के कारण जो व्यक्ति इंडस्ट्री का मालिक है वो बहुत ज्यादा अमीर हो रहा था, क्योंकि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। तो व्यक्ति धीरे धीरे बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा, और इस व्यवस्था में हमें एक कमी देखने को मिली। इसकी कुछ बुराइयां भी, इसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं। उदाहरण के लिए समझो, अगर कुछ प्रोज इस सिस्टम के बताने हो, कुछ प्रोज बताने हो, कुछ कॉन्स बताने हो, तो क्या प्रोज हो सकते हैं कैपिटलिस्टिक व्यवस्था की, सोचो। कुछ प्रोज भी तो होंगे ना। सोचो आप काम कर रहे हैं और सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो आप नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज वो लेके आ सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज वो लेके आ सकते हैं, बेटर सर्विसेज आप वो लेके आ सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज कहने का मतलब है कि जैसे एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, मान लो वो सरकारी स्कूल है, वो सरकारी स्कूल है, तो टीचर अपनी मर्जी से शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते। उनको मान लीजिए एक लेक्चर दिया गया 45 मिनट्स का, और उनको साल में दिए गए हैं 150 लेक्चर, बाकी छुट्टियां निकाल दो, एक्टिविटीज निकाल दो, मान लीजिए 150 लेक्चर है और एक लेक्चर कितनी देर का है, 45 मिनट्स का है।
उनको उसी में ही सब कुछ एक्टिविटीज करनी है, सिलेबस भी कवर करना है, टेस्ट भी लेने हैं, सारी एक्टिविटीज उसी दौरान उनको करनी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा बदलाव इसमें नहीं कर सकते हैं, सरकार की जो पॉलिसी है उन पे स्टिक करना पड़ेगा। पर मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है, एक्स वाई जेड कोई भी एग्जांपल ले लो, और उन प्राइवेट स्कूल वालों को लग रहा है कि ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो मैथ्स सब्जेक्ट की होनी चाहिए, तो ज्यादा टाइम किसको डिवोट कर सकते हैं, मैथ्स को दे सकते हैं। वैसा भी कर सकते हैं कि जी 4 दिन जो है ना मैथ्स और साइंस की क्लास होगी, 2 दिन लैंग्वेजेस की क्लास हो जाएगी, तो वो इस तरह से भी इन्वेंशन कर सकते हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर है, जब सरकार बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो वहां ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आइडियाज कैसे होंगे, इनोवेटिव होंगे, नए आइडियाज वहां पे होते हैं, समय के साथ साथ वो आइडियाज ग्रो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तो सर्विसेज भी बढ़िया मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को आप कंपैरिजन कर लें, एक उदाहरण है कि आप गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं, प्राइवेट बैंक में जाते हैं, तो ज्यादा टाइम जो चांसेस है वो ज्यादा कहां आपको बेटर मिल जाते हैं, प्राइवेट में बेटर मिल जाते हैं, ज्यादा कंडीशंस आपको प्राइवेट में बेटर मिलेंगी। हालांकि परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, भारत का केस अलग है क्योंकि सरकारी बैंक्स में बहुत ज्यादा लोगों की एनरोलमेंट है, कारण वो भी है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ज्यादा बेटर सर्विसेज हमें कहां पे मिलती है, कैपिटलिज्म में। और कोई एग्जांपल समझो, कोई और फायदा नुकसान बताइए। देखो सबसे बड़ी बात, कॉम्पिटिटिवनेस, जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है वो कहां पे ज्यादा है, कैपिटलिज्म में ज्यादा है। और जब कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा होगी तो वहां से चीज हमेशा बेहतर निकल के आती है। आप उदाहरण के लिए सोचो कि देश में घड़ी बनाने की एक ही कंपनी होती, आप उदाहरण समझो, ये सिम देने वाली एक ही कंपनी होती और वो बीएसएनएल होती, और बीएसएनएल कहती कि हम तो 1000 रुपए का 1 GB डेटा देंगे, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होना, हमें 1000 रुपए में लेने ही पड़ना था अगर अपना कोई काम करना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स को ओपन किया गया, तो एक दौर आपने देखा होगा, एक दौर तो ऐसा भी चला था कि सिम फ्री ले लो, और पहले इतने जीबी का जो डेटा है वो भी आपको फ्री मिलेगा, और 10 रुपए की सिम लेने में भी 99 रुपीज का टॉक टाइम भी फ्री मिल जाएगा। तो उसमें क्या होगा, एक कंपनी ऑफर करेगी, दूसरी उससे अच्छा ऑफर कर देगी, तीसरी और अच्छा ऑफर कर देगी। और जब ये जियो वाला कॉन्सेप्ट आया था तो मेरे ख्याल से पहला 1 साल तो उन्होंने फ्री ही कर दिया था कि एक बार इतना रिचार्ज करवाओ पूरा साल ही ये फ्री रहेगा। तो फिर जब स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, उसमें जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कैसा रहता है, वो बेटर रहता है, बेटर भी बनता है और वो अफोर्डेबल भी बनता है। आज अगर मान लो 10 लाख की कोई गाड़ी आती है, एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, मान लो सुजुकी कोई कंपनी है, और 10 लाख की गाड़ी में वो कुछ इतनी अच्छी चीजें दे रही हैं, हो सकता है दूसरी कंपनी 9.5 लाख में ये दे दे। वो बोल देगी भाई हमारे पास तो 9.5 लाख की गाड़ी है, इसमें तो हम 4 एयर बैग ऑफर कर रहे हैं, हम तो डिस्क ब्रेक भी ऑफर कर रहे हैं। हो सकता है कोई कंपनी यही 8 लाख रुपए में करके दिखा दे। तो जब कंपटीशन होगा तो आगे चांसेस हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे होगा, वो बेटर होगा। तो ये प्राइवेट इसमें होता है, क्योंकि प्राइवेट में अगर बंदा अच्छी सर्विसेज देगा सही, वो तभी वो टिकेगा, नहीं तो वो बंद हो जाएगा, वो उसका काम धंधा सारी चीजें बंद हो जाएंगी। अगर वो अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाया तो वो चौपट हो जाएगा। आपने देखा आज से 5 साल पहले कितने ज्यादा टेलीकॉम प्लेयर्स हुआ करते थे मार्केट में, कितनी तरह की सिम्स हुआ करती थी, हर जगह बोर्ड लगे होते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज चाहे महेंद्र धोनी हो कोई भी हो, वो अलग अलग सिम्स को एंडोर्स किया करते थे। आज की डेट में गिनी चुनी रह गई है, मतलब बहुत कम रह गई है। जैसे ये रिलायंस की है, जियो की है, बाकी एयरटेल और आइडिया वगैरह की 2-3 आपको मेन दिखेंगी। अदरवाइज जो बहुत सारे नाम हुआ करते थे सिम्स के आज से 6-7 साल पहले, वो सारे खत्म हो गए, क्योंकि वो उस हद तक compete नहीं कर पाए, उनके पास उतना कैपिटल नहीं था कि उस लेवल पे वो compete करें कि वो एक एक साल तक मुफ्त में डेटा दे दे। तो फिर यहां पे देखें तो स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा है, और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है आगे, सर्विसेज जो है या जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली हमें बेहतर मिलते हैं। तो ये तो हो गई चीजें कैपिटलिस्टिक की, मतलब इसमें प्रोज। कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं, सोचो। हाँ ठीक है, मतलब इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनकम इनइक्वालिटी, सिंपली हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन पर्टिकुलर हैंड्स। मतलब जो पैसे वाला वर्ग है उसके पास क्या होगा, पैसे ठीक ठाक हो जाएंगे। बाकी व्यक्ति जो हैं जो काम कर रहे हैं उनको सिर्फ क्या मिलेंगी, उनको वेजेस मिलेंगी, उनको वेजेस मिलती है, कभी कभार साल में एक आधी बार कंपनी उनको बोनस दे देगी। अदरवाइज सारा जो फायदा है मोटे तौर पे वो किसका होगा, वो होगा उद्योगपति का। तो फायदा उद्योगपति का होगा। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो वेल्थ है वो कहां कॉन्सेंट्रेट हो सकती है, पर्टिकुलर हैंड्स में कॉन्सेंट्रेट हो सकती है। जो अमीर है बहुत अमीर बन सकता है, सामान्य व्यक्ति है तो ज्यादा चांसेस है कि वो सामान्य ही रहेगा। और कोई नेगेटिव पॉइंट? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो जब सरकार काम करती है, सरकार जब काम करती है मतलब जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होगी,
उनका पर्पस रहता है लोगों को अफोर्डेबल सर्विसेज देना। उदाहरण के लिए मान लो एक एचआरटीसी बस है और आपने जाना है शाम को दिल्ली, और आप पहुंचे बस स्टैंड में और वहां पे एक बस लगी हुई थी एचआरटीसी की और आगे बोर्ड लगा हुआ था उसमें कश्मीरी गेट नई दिल्ली या कश्मीरी गेट दिल्ली। आप उस बस में बैठ गए, जैसे ही बस चलने लगी एक भी सवारी नहीं थी आपके अलावा, लेकिन सरकार आपको धोखा नहीं देगी, आप अकेले हैं दिल्ली जाने वाले। मान लीजिए ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी सवारी रास्ते में बैठती नहीं, आप अकेले हैं जो शिमला में बैठे और आप उतरे कश्मीरी गेट में। आपने कितना किराया दे दिया होगा, 800 रुपया, 1000 रुपया। पर आप अकेले को वो बस कहां छोड़ के आएगी, वो कश्मीरी गेट जाके छोड़ेगी। वो ये नहीं देखेगी कि बस में 40 लोग हुए, 50 लोग हुए, 20 लोग हुए, वो अकेले आपको वहां पे छोड़ के आएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी कई बार ऐसा होता है, आप प्रैक्टिकली ये खुद महसूस करना, बहुत सारी प्राइवेट बसेज हैं जो यहां से चलती हैं। आप किसी बस की टाइमिंग में पहुंचे, मान लो सवारी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, 3:30 वाली जो सवारी है ना उनको 4 बजे वाली में शिफ्ट कर देंगे कि बस 10 इसमें हो गई, 10 उसमें हो गई, तो एक ही में इकट्ठा उनको भेज देंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और एट ए टाइम ये रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में कि जो सर्विसेज हैं, जो आगे सर्विसेज हैं, भले वो बेटर होंगी पर वो आम आदमी की लिमिट से दूर हो सकती हैं। मतलब वो एक्सपेंसिव सर्विसेज हो सकती हैं, वो क्या नहीं होंगी, वो अफोर्डेबल नहीं होगी। पर गवर्नमेंट सेक्टर में जब सोशलिस्टिक इकोनॉमी होगी तो सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है। जैसे सरकार जो जो सब्सिडाइज्ड फूड लोगों को देती है, जो भी वो चाहे शुगर देती हो, या पहले मिट्टी का तेल भी मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलता था, आज की डेट में भी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अनुसार बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ऑयल से लेकर पल्सेस से लेकर राइस व्हीट से लेकर बहुत सारी चीजें सरकार देती है। सरकार का उद्देश्य ये नहीं रहता है कि उसमें पैसे कमाने हैं लोगों से, कि लोगों को 5 रुपए किलो या 3 रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं तो उससे पैसे कमाने हैं। उनका रहता है कि लोगों को वो अनाज मिलना चाहिए, लोगों को वो सर्विसेज मिलनी चाहिए। अगर कोई एम्स है, पीजीआई है, तो वहां पे प्राइसेस बहुत कम रहते हैं। ओपीडी के तो चार्जेस रहते ही नहीं है, लेकिन कोई सर्जरी ऑपरेशन वगैरह करना हो तो वहां पे भी कंपैरेटिवली बहुत कम चार्जेस रहते हैं। अगर वही सर्जरी किसी बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट प्लेयर्स में कहीं करवाना हो, प्राइवेट सेक्टर में करवाना हो, तो सर्विसेज भले ही बेटर होंगी पर वो क्या नहीं होंगी, अफोर्डेबल नहीं होंगी। तो अगर उस देश का जो स्टैंडर्ड है, मतलब लोगों की जो बेसिक इनकम है या पर कैपिटा इनकम है, अगर किसी कंट्री में ठीक ठाक है, तो वहां तो सेंस बन सकती है कि वहां पे कौन सी व्यवस्था हो, कैपिटलिस्टिक व्यवस्था हो। लेकिन अगर ऐसा देश जहां पे लोग 25 या 30% गरीबी रेखा के नीचे हो, और उस देश में धड़ाधड़ करके एकदम अगर सारे सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन आ जाए, सारे सेक्टर कहने का मतलब है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट या वाइटल जो सर्विसेज होती है, वाइटल सर्विस जैसे हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे सेक्टर जो बहुत ही वाइटल है एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, अगर उस देश में गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग हैं, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कैपिटलिस्टिक व्यवस्था लाना पूरी तरह से डिजास्टर हो जाएगा। क्योंकि जब सारे हॉस्पिटल प्राइवेट होंगे, सारे स्कूल और कॉलेजेस प्राइवेट होंगे, सारे संस्थान प्राइवेट होंगे, पैसे वाला व्यक्ति तो अफोर्ड कर लेगा, पर जिसकी इनकम अच्छी नहीं है वो उससे वंचित हो जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है, वो हमेशा उन सर्विसेज से डिप्राइव हो जाएगा। तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि जो कैपिटलिस्टिक व्यवस्था है वो मेनली उनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हालांकि सर्विसेज भी देंगे वो, लेकिन जब वो सर्विसेज प्राइवेट प्लेयर या पैसे में दे रहे हैं तो फिर वो सर्विसेज ज्यादा टाइम होगा कि वो सामान्य लोग के जो खर्च करने की लिमिट है उससे बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमने पढ़ा कौन सी व्यवस्था, कैपिटलिस्टिक व्यवस्था। मेन मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एज सच ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल में आपको आएगा कि कैपिटलिस्टिक व्यवस्था क्या होती है, इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। जब भी आएगा तो मेंस में एनालाइज करने के लिए प्रश्न आते हैं कि आज की डेट में जो इंडियन इकोनॉमी है तो हमारा टिल्ट किसकी तरफ है। क्या हम ज्यादा, देखो मिक्स इकोनॉमी तो है, पर मिक्स में हमारा जो झुकाव है वो ज्यादा समाजवादी व्यवस्था की तरफ है या पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ है। मेनली ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ी देर में उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और अगर समाजवादी की तरफ झुकाव है तो क्यों है, अगर पूंजीवादी की तरफ है तो क्यों है, क्या वो हमारे देश के लिए अच्छा है या देश के लिए बुरा है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे। हालांकि प्री के लिए इससे बहुत कुछ नहीं बनेगा, कभी बहुत ही ऐसा कुछ इजी सा ही क्वेश्चन आ जाए तब मे भी क्वेश्चन बन सके, अदरवाइज प्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पर मेंस में या ऐसे के लिए या इंटरव्यू में डिस्कशन के लिए वहां पे ये पॉइंट्स आपको आ सकते हैं। बाकी प्री में क्वेश्चन आ जाता है इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट, जो किसने दिया, एडम स्मिथ ने। और क्या है इनविजिबल हैंड, ये मार्केट फोर्सेस है, अनसीन मार्केट फोर्सेस हैं जो मार्केट को रेगुलेट करती हैं। और वो अनसीन मार्केट फोर्सेस क्या हो सकती हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे बाद में, जब हम इन्फ्लेशन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे, हर जगह डिमांड और सप्लाई का ही लॉजिक है कि अगर डिमांड ज्यादा हुई, सप्लाई कम हुई, तो प्राइस क्या हो जाएगा आगे, डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया।
तो एंड वाइस वर्सा, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड आगे बहुत कम है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, डेफिनेटली वो डाउन हो जाएगा। तो वो मार्केट फोर्सेस अपने आप रेगुलेट करती हैं, उन्हीं को ही बोलते हैं हम इनविजिबल हैं। तो ये तो हो गया कैपिटलिज्म। बाकी इसके कुछ संबंधित चीजें मैंने समझा दी कि प्रोज भी हो सकते हैं, कॉन्स भी हो सकते हैं। तो इसी व्यवस्था को जब चुनौती दी गई, जो मैंने कहा कि कुछ पढ़े लिखे लोग उस जमाने में वो सामने आए और उन्होंने कैपिटलिस्टिक व्यवस्था को चुनौती दी, और फिर एक नई व्यवस्था आई जिसको क्या बोला गया, उसको सोशलिज्म बोला गया। और उसी का ही एक रिजिड कॉन्सेप्ट था जिसको कम्युनिज्म बोला गया, जो रूस की क्रांति में 1917 के अराउंड पहली बार विटनेस करने को मिला, जब एक क्रांति करके रशिया के राजा जो जार हुआ करते थे, उनको वहां की आवाम ने, उनकी जनता ने लेनिन की लीडरशिप में उनको उखाड़ फेंका। तो वहां से कॉन्सेप्ट आ गया लेनिनिज्म मार्क्सिज्म का। फिर उसके बाद लेनिन रहेंगे, फिर वो स्टालिन होगा, वो निकित कुरुशेव करके व्यक्ति होगा, बाद में गोर्बाचेव भी होगा। ऐसे एक एक व्यक्ति आते गए और इस कम्युनिस्टिक सिस्टम में ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। और ट्रांजिशन ऐसा देखने को मिला कि अल्टीमेटली ये कम्युनिस्टिक व्यवस्था पूरी तरह इसका पतन कब हो जाएगा, 1990 में। मतलब जो सोवियत यूनियन था, जो एक ट्रूली कमांड इकोनॉमी, ट्रूली कम्युनिस्टिक इकोनॉमी हुआ करती थी, इट केम टू एन एंड इन 1990। तो 1990 के दौरान जो है ये उसका अंत हो जाएगा कम्युनिस्टिक व्यवस्था का। लेकिन होता क्या, इसको समझ लेते। देखो दोनों में ये हमेशा बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आप अलग अलग सोर्सेज में देखेंगे आपको कंफ्यूजन रहेगा। मैं दो तीन पॉइंट्स आपको अच्छे से बताता हूं। हालांकि सोशलिज्म की जो रिजिड व्यवस्था है, एकदम रूढ़िवादी रिजिड व्यवस्था, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसको कम्युनिज्म बोलते हैं। हालांकि कुछ चीजें, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब मैं एक एक करके समझा रहा हूं आपको। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो क्लियर हो गया ना, थोड़ी देर पहले समझे थे। एक इकोनॉमी में कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चार है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड से क्या आएगा, रेंट। लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस। कैपिटल में क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको अल्टीमेटली क्या मिलेगा बदले में, प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, पर कुछ अंतर है। ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यहां पे भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब लेबर को मिला के भी यहां पे एज सच वो लेबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो सरल भाषा में समझो, जो समाजवाद है उसमें भी सारी जो सेक्टर्स हैं वो सरकारी रहेंगे, कम्युनिज्म में भी हर चीज क्या रहेगी, सरकारी रहेगी। यहां पे जो प्राइवेट संपत्ति है उसको बिल्कुल भी जगह नहीं है, मतलब यहां पे है वहां पे बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, ये अलाउ है, अलाउड, अलाउ है, लेकिन बट अप टू पर्सनल लेवल, पर्सनल लेवल तक ही अलाउ है। मतलब मेरा अपना खेत, जहां पे मैं अपने लिए खेती कर रहा हूं, गवर्नमेंट की फार्म लैंड हो सकती है अलग बात है, पर मेरा अपना खेत भी है जहां मैं अपने लिए खेती कर रहा हूं। यहां पे जो है, यहां पूरी तरह से किसका कॉन्सेप्ट नहीं है, जो प्राइवेट ओनरशिप है उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे एक देश है मान लीजिए, उस देश में बड़ी बड़ी चीजें, मतलब हैवी मशीनरी हो, बिजली वाला पूरा सिस्टम हो, हाइड्रो सेक्टर हो, या जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, मतलब बड़े लेवल की चीजें, वो सब तो किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर है। पर इसके अलावा बंदों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी है, किसी के 4 खेत हैं, किसी के 5 खेत हैं, किसी के 10 खेत हैं, अपने लेवल पे भी उनकी संपत्ति है। पर मेन मेन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है विच आर ऑन्ड बाय गवर्नमेंट, तब वो व्यवस्था कैसी है, वो सोशलिस्टिक व्यवस्था है। और जब मैं बोलूं कि अपना कुछ है ही नहीं, जब पूरी तरह से सब कुछ, लेबर से लेकर फार्म लैंड से लेकर हर चीज जो पूरी तरह से किसकी हो, सरकार की हो, तब उस व्यवस्था को क्या बोलेंगे, उसको कम्युनिस्टिक सिस्टम बोलते हैं, कम्युनिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। तो जो कम्युनिज्म है वो मोर रिजिड फॉर्म है किसका, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, मैं और एग्जांपल दूंगा। रिजिड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, रिजिड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। बाकी इसके अलावा और कुछ अंतर देखें। देखो यहां पे जो ऑनर है, जो मतलब देश का ऑनर है, जो मैंने बोला ना ऑनर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बैंक, इंश्योरेंस, वो सब किसके होंगे, एक गवर्नमेंट होगी
विच शुड बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, जो एक डेमोक्रेटिकली लोगों ने वोट डाला होगा, अपने लिए सरकार चुनी होगी। तो यहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो ऑनर है, जिसको हम सरकार बोलते हैं, वो ज्यादातर केसेस में कैसी रहेगी? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे वो दिखाने के लिए ही सही, पर वो इलेक्शन वाली सरकार होगी। जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल है, एक ही बंदा ना, किम जोंग उन, मेन तो वही है। देखो, वोट होना भी कंपलसरी है, वोट देना भी कंपलसरी है, और वोट देने जब बंदा जाएगा तो हमारी तरह नहीं कि एक वोटिंग मशीन में 16 लोग होंगे, उसमें एक ही बंदा होगा, किम जोंग उन, उसी को वोट देना, और वोट देना भी कंपलसरी है। मतलब जब नतीजा आएगा तो नतीजे में यह पाया जाएगा कि देश में 100% वोटिंग हुई और सबने किसको वोट दिया। क्या ऑप्शन था लोगों के पास? ऑप्शन तो नहीं था, देना भी उसी को था, वोट देना भी कंपलसरी भी था, नोटा का भी कोई विकल्प वहां पे नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो कैसा भी हो, पर जो सरकार है, इट शुड बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, वो सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होनी चाहिए। अब इस सोशलिज्म में आगे कई तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, कई तरह के सोशलिज्म इसमें आए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, एक गांधीयन सोशलिज्म है, एक जो अभी जो बताया वो वाला तो कौन सा है? मार्क्सियन सोशलिज्म। एकदम, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, शुड बी ओन्ड बाय अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो तो सीधा कौन सा हो गया? वो हो गया मार्क्सियन सोशलिज्म। लेकिन इंडिया वाले जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह हमारी इकोनॉमी इवॉल्व हुई, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया किसका? गांधीयन सोशलिज्म का। इसमें कई चीजें हैं। गांधीयन सोशलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसेंट्रलाइजेशन। बोला कि ठीक है, एक सरकार होगी, सरकार का सब कुछ होगा, पर एक सरकार का नहीं होगा सब कुछ। कुछ चीजें आज जो है हमारे देश में, वो केंद्र सरकार के अंडर आती हैं। कुछ बड़े लेवल पे, एटॉमिक एनर्जी हो, रेलवे हो, बड़े लेवल पे जो चीजें हैं वो किसके अंडर आती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है रेलवे पे क्या कानून बनेगा, टेलीकॉम पे क्या कानून बनेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सब्जेक्ट आगे दे दिए राज्यों को, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। राज्य के पास आगे मान लो एग्रीकल्चर, मान लीजिए पुलिस व्यवस्था है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, ये आगे स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट ने भी आगे कुछ सब्जेक्ट वो डिवॉल्व करके किसको दे दिए? पंचायती राज को दे दिए। छोटे मोटे सब्जेक्ट हो गए, म्यूनिसिपैलिटी को दे दिए। लोकल नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं, हाउसिंग बोर्ड वाली व्यवस्थाएं हैं, लोकल लेवल पे स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्थाएं हैं, एडवर्टीजमेंट से संबंधित चीजें हैं, या पहले ऑक्ट्रॉय टैक्स हुआ करता था। तो केंद्र ने कुछ सब्जेक्ट किसको दिए? राज्यों को। राज्यों ने आगे किसको दे दिए? पंचायती राज को। तो ऐसे पावर्स को डिवॉल्व करना, इनको डिसेंट्रलाइज करना, इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो गांधीयन सोशलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा? डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अलावा ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप इसमें बोला कि अल्टीमेटली अपना कुछ भी नहीं, बोले जितना जरूरत के लिए है उतना आप रखिए, बाकी हर चीज जो है ना वो जनता की है। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, तो उसने मुनाफा किसकी बदौलत कमाया है? वो अपने लेबरर्स की बदौलत कमाया है। तो जितना उसको चाहिए उतना वो रख ले, बाकी उसको क्या करना पड़ेगा? वो डोनेट करना पड़ेगा, एक ट्रस्ट में देना पड़ेगा, अपने लोगों के हितों के लिए देना पड़ेगा। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो गया। बाकी ट्रुथ, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी आपको पता ही है। ट्रुथ के अलावा नॉन वायलेंस। इन सारी चीजों पे आधारित जो सोशलिज्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? गांधीयन सोशलिज्म। और गांधीयन सोशलिज्म जो है, इट इज द काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट इन अ हार्मनी। जहां दोनों सेक्टर जो है कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एक हार्मनी में। मतलब पूरी तरह से सरकारी करना जरूरी नहीं है, बीच बीच में क्या हो सकता है? प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। तो ये गांधीयन हो गया। एक है नेहरूवियन। नेहरूवियन नेहरूवियन सोशलिज्म, ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे ये सेम एज फैबियन सोशलिज्म। यूरोप में जो ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ये था फैबियन सोशलिज्म। इसमें क्या था कि एवरीथिंग शुड बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सब कुछ सरकार का होना चाहिए। लेकिन जब व्यवस्थाएं शुरू हुई यूरोप में, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, तो सारे रिसोर्सेज किसके पास आ गए थे? प्राइवेट सेक्टर के पास। बड़े बड़े मालिक कौन बन गए थे? प्राइवेट सेक्टर। पर बोला कि उनसे जो छीननी है चीजें, वो क्रांति करके नहीं छीननी है, वो जो हमने ट्रांजिशन करना है सोशलिज्म में, बोला ये कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? डेमोक्रेटिक वे से होना चाहिए। डेमोक्रेटिक वे, नॉट बाय रिबेलियन, नॉट बाय रिबेलियन और नॉट बाय रेवोल्यूशन। मतलब अगर सोचो, अगर अमेरिका में आज मोस्टली चीजें प्राइवेट हैं, और मान लीजिए अमेरिका के लोग चाहते हैं कि हर चीज क्या हो जानी चाहिए? सरकारी हो जानी चाहिए। तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी, जिसको बोलेंगे सोशलिस्टिक पार्टी। जैसे हमारे यहाँ सीपीआई, सीपीआईएम, कई तरह की पार्टीज हैं।
ऐसी पार्टीज वहां लोगों को बनानी पड़ेगी, फिर उनको चुनाव जीतना पड़ेगा। चुनाव जीत के जब वो सिस्टम के अंदर जाएंगे और अपने पास मेजोरिटी होगी, अपने पास वो नंबर होगा, तब जाके वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे रिफॉर्म करके, बदलाव करके वो किस सिस्टम में शिफ्ट हो सकते हैं, सोशलिज्म में शिफ्ट हो सकते हैं। पर क्रांति करके नहीं, किस तरीके से होना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। तब उस समाजवाद को हम क्या बोल देते हैं, आइदर नेहरूवियन सोशलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, या वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल देते हैं, फैबियनिज्म या फैबियन सोशलिज्म। और एक गांधीयन सोशलिज्म सेम ऐसा ही है, और बहुत सारी चीजें हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, जिसको हम बोलते हैं कि पावर्स का डिवॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और महात्मा गांधी ने ही एम्फेसाइज किया था कि बहुत ज्यादा जो पावर्स है वो किसको होनी चाहिए, वो ग्राम सभा को होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मतलब ग्राम सभा एग्जिस्ट तो करती है, और मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी ने भी अपने गांव में अपनी ग्राम सभा में भाग लिया हो। हालांकि आप मेंबर हैं अपनी ग्राम सभा के, 18 के ऊपर जो व्यक्ति है, जो वोट देने में सक्षम है, वो अपने ग्राम पंचायत में वो ग्राम सभा का सदस्य है। आपकी पूरी भागीदारी है वहां पे। वो सोशल ऑडिट की भागीदारी हो, आप सोशल ऑडिट कर सकते हैं कि अच्छा कितना काम हुआ इस महीने, वहां डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट मस्टर रोल क्या लगने वाला है, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। सोचो आप एजुकेटेड यूथ है और आपने ही पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है इस ग्राम सभा का। और अगर पार्टिसिपेट कर भी लेते तब भी बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है। मजा तब आता जब ग्राम सभा के पास ठीक ठाक पावर्स होती, बहुत ज्यादा पावर्स होती। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा पावर्स वो सेंट्रल पार्लियामेंट के पास है, उससे कम पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास है, और जो थोड़ी बहुत रह गई अल्टीमेटली वो किसको दी गई है, वो लोकल गवर्नमेंट्स को दी गई है। क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, सोशलिज्म के बारे में। तो ये जो बोली सब्जी है, तो ये जो मान लीजिए हम शिमला में रहते हैं, हाँ यहाँ के किचन हमारा बहुत यहाँ का बना हुआ है, हाँ गाँव में मान लीजिए 150 किलोमीटर दूर हाँ। है। देखो वोटिंग लिस्ट तो वहां की होगी जहां के आप रजिस्टर्ड हैं, जिस पंचायत के हैं। जैसे जिस पंचायत में आपका नाम है, जहां आप वो तमाम बेनिफिट ले रहे हैं, वहां की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम आता है। मतलब जो मेरी समझ है वो ऐसा ही होता है। जैसे मान लो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करता हूं और अभी मैं शिमला में रह रहा हूं, अनलेस मैं यहाँ का अपना, अगर मैं यहाँ अपना घर बना लेता हूं, उसमें मेरा लैंड एड्रेस यहाँ का हो जाएगा, अगर रेजिडेंशियल एड्रेस मैं यहाँ का शो कर देता हूँ, सारी तमाम बेनिफिट मैं यहाँ पे लेना शुरू कर देता हूँ, तो मैं शिफ्ट करवा सकता हूं। पर फिर वो एक ही प्लेस में रहेगा, फिर वो मेरा यहां रहेगा। फिर ऐसा नहीं रहेगा कि मैं वहां पे भी पंचायत में वोट करूंगा और यहाँ पे भी पंचायत में वोट करूंगा। अगर मैं शिफ्ट हो गया फिर मैं यहाँ पे यहीं पे रह सकता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। पर वो साइमल्टेनियसली नहीं होगा, दोनों प्लेसेस में नहीं होगा। तो डेफिनेटली जहां पे आप रजिस्टर्ड हैं, जिस पंचायत में है आपके पास, वहीं कहीं वोटर जो भी कार्ड वगैरह होगा वहीं कहीं रहेगा। ठीक, बाकी जब लोकल गवर्नमेंट करेंगे, पंचायती राज करेंगे, तब उस पर अच्छे से बात कर लेंगे। तो ये तो हो गया देखो समाजवाद। बाकी सोशलिज्म और कम्युनिज्म में, दोनों में ही रिलीजन के लिए जो कॉन्सेप्ट देखो, कैपिटलिस्टिक जो है, अभी तीन व्यवस्थाएं हम पढ़ रहे हैं, एक कैपिटलिस्टिक, सोशलिज्म और अगली कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म में मैंने बोला कि पूरी तरह की फ्री मार्केट है, यहां मैंने कहा पूरी फ्री मार्केट नहीं है। मेन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बड़े लेवल पे, वो सब कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट। पर अपने लेवल पे अपनी फार्मलैंड हो सकती है, थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन अलो है, थोड़ी बहुत अलो है। और अभी कम्युनिज्म आएगा उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर धर्म की बात करें तो कैपिटलिस्टिक जो अप्रोच है, इट इज इनडिफरेंट टू रिलीजन। मतलब उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा धर्म है या नहीं है, वो ये भी नहीं बोलेंगे कि है, वो ये भी नहीं बोलेंगे नहीं है। मतलब दे आर इनडिफरेंट, उनकी ज्यादा अप्रोच धर्म के प्रति है ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो सोशलिस्टिक सिस्टम है, ये रिलीजन के लिए बोल सकते हैं कि आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। मतलब आपको फ्रीडम रहेगी, आपने जो धर्म फॉलो करना है उसको फॉलो कर सकते हैं। वो आपको बोल देंगे ऐसा कि आपकी फ्रीडम रहेगी। जैसे इंडिया में भी जो हमारा संविधान है, उसमें भी 1976 में सेकुलर भी ऐड किया गया है, साथ में सोशलिस्टिक वर्ड भी ऐड किया गया है। ये ज्यादा खिलाफ नहीं है धर्म के। लेकिन जो कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी है, ये सीधा सीधा इसमें तो है कि नो रिलीजन, कोई धर्म नहीं, पूरी एथिस्ट जो मेंटालिटी है उस पर काम करता है। कैपिटलिस्टिक मैंने बोल दिया कि इनडिफरेंट है, वो कुछ भी नहीं बोलता उसके बारे में। ये बोलता है कि ठीक है, सब धर्मों को क्या हो सकता है, सबको फ्रीडम हो सकती है, अपनी मर्जी से आप अपना धर्म अपना लीजिए। और पूरी तरह से रिलीजन लेस जो सोसाइटी है वो कौन है। हालांकि ट्रूली कम्युनिस्टिक आज की डेट में कोई भी नहीं है, वो समझेंगे हम आगे। तो ये तो हो गया कैपिटलिस्टिक और साथ में कौन सा, सोशलिस्टिक। अब देखो कम्युनिस्टिक और सोशलिस्टिक में कुछ अंतर, एक तो मैंने पहले बता दिया कि कम्युनिस्टिक व्यवस्था में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट कौन है यही क्लियर नहीं। सबसे बड़ा वीक पॉइंट कम्युनिज्म का यही है, इसी के कारण इसका शोषण सदियों से होता रहा है। और अब यह व्यवस्था एक तरीके से ध्वस्त भी हो गई है। देखो कैसे ध्वस्त हुई। यहां मैंने बोला
कि जब वो प्राइवेट सिस्टम खत्म हो जाएगा तो एवरीथिंग शुड बी ऑन्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो सरकार कौन चलाएगा? डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको एक रेगुलर समय के बाद वोटिंग होगी और वो सरकार चलाएगी। बस फर्क इतना ही होगा कि उस देश में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा, हर जगह उसमें सरकार होगी। लेकिन ये जो कम्युनिस्टिक व्यवस्था है, इट इज अ वेग कॉन्सेप्ट, वेग कॉन्सेप्ट। ये इसके मैं नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूं आप, वेग कॉन्सेप्ट मतलब इनकम्प्लीट आइडियोलॉजी। ये बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट इसके दिए जाते हैं। इनकम्प्लीट आइडियोलॉजी देखो कैसे, ये मेनली जो है ना कम्युनिज्म, ये आया था 1848 के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय कार्ल मार्क्स। एक और व्यक्ति था फ्रेडरिक करके, वो आपको शीट में मिल जाएगा। तो 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया कार्ल मार्क्स का, मेनली बाय कार्ल मार्क्स। जर्मनी के कार्ल मार्क्स, उन्हीं से सारी आइडियोलॉजी है। इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, लेकिन इस मैनिफेस्टो में जो कम्युनिज्म है उसमें एक मेन चीज ये है कि जो सत्ताधारी पक्ष है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो इस तरह से पूंजीपति है जो सत्ताओं में बैठे हैं, तो बोला उसका अंत किया जा सकता है किसके माध्यम से? रिवोल्यूशन के माध्यम से। ये सजेस्ट उन्होंने किया, बोला क्रांति होगी। अब देखो, मान लीजिए क्रांति हो भी गई, अब वेग आइडियोलॉजी में क्यों बोल रहा हूं इस बात को समझो। मार्क्स ने कहा कि जब इस तरह से सत्ताधारी पक्ष जो है, जो पूंजीवादी लोग हैं, जब हमारा दमन करना शुरू कर दें, आवाम का दमन करना शुरू कर दें, तो उन्होंने समाज को दो हिस्से में तोड़ा मार्क्स ने। मतलब वो दो हिस्से मैंने आपको पहले भी बताए, एक है बुर्जुआजी, बुर्जुआजी, और एक होता है दूसरा सर्वहारी, जिसको बोल देते हैं प्रोलिटेरिएट। मतलब हैव्स और हैव नॉट। बोला समाज में दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो एकदम खुशहाल हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो पूंजीपति है, पैसे वैसे ठीक ठाक है, धनी व्यक्ति हैं, बोला ये हो गए बुर्जुआजी। और एक है हैव नॉट, जिनके पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं है, वो अपनी पगार लेते हैं, वेजेस लेते हैं और इस तरह से अपना गुजारा करते हैं, और उनका शोषण, उनका एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा करते हैं। कौन? बुर्जुआजी। मतलब उस जमाने में, क्योंकि ये जिस जमाने में कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी आई 1848 का टाइम, ये वो समय था जब यूरोप किसमें डूब चुका था? औद्योगिक क्रांति में। मतलब 1760-70 से लेकर 1815-20 तक तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, देखा देखी में बाकियों में औद्योगिक क्रांति होने लगी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा। तो जब समाज में औद्योगिक क्रांति एक फसाद बन गई थी, तो उसमें में जो आइडियोलॉजीज आएंगी वो सारी किसके खिलाफ आएंगी? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के खिलाफ, कि भाई वर्कर्स हैं, उनका शोषण होता है और फायदा किसको मिलता है? मालिक को। तो बोला क्रांति कर दो किसके खिलाफ? मालिक के खिलाफ। तो बोला ये क्रांति जब होगी, अब मैं वे कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोला जब ये क्रांति होगी तो उसमें कौन जीतेगा? प्रोलिटेरिएट जीत जाएंगे। और बोला जब प्रोलिटेरिएट जीतेंगे तो जो ऑनर होगा हर चीज का, यहां पे हमने पढ़ा था ऑनर कौन होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ऑन बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। यहां पे ऐसा नहीं बोला गया, बोला ये जो ऑनरशिप होगी, बोला ये कम्युनिटी के पास होगी। अब देखो कम्युनिटी में कैसे, ये नहीं बताया। उदाहरण के लिए सोचो, हम 100 लोग हैं और हमने क्रांति कर दी, मान लो एक व्यक्ति के खिलाफ। मान लो हम एक देश है, ये पूरी क्लास एक देश है, हम 100 पीपल यहां पे हैं और हमने एक क्रांति कर दी। और जब हमने क्रांति कर दी, अब आगे रूल कौन करेगा? ये क्लियर नहीं है। हम 100 लोगों का एक ग्रुप है यहां पे और हमने एक क्रांति कर दी, रूल कौन करेगा? कोई तो होना चाहिए ना देश में रूल करने के लिए। कि ऐसा संभव है कि हम 100 लोग मिलकर रूल करें? पॉसिबल ही नहीं है। इतने कंफ्लिक्ट ऑफ आइडियाज होंगे, इतने डिफरेंस इन ओपिनियंस होगा कि मतलब रूल करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली एक समूह होगा जिसको रूल करना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर नहीं है, इसलिए समय समय में इसको जो है मिसयूज किया गया। जब लेनिन का टाइम था तो लेनिन का एक वैनगार्ड रूल हुआ करता था, मतलब लेनिन और उसके खास लोग होंगे, कुछ एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा जो मिलकर फैसले लेंगे और इस तरह से डिसाइड करेंगे कितना हमने, कितनी कल्टीवेशन करनी है, कितना इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करना है। तो वैनगार्ड का कॉन्सेप्ट आया। फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, वो देश में हर चीज डिसाइड करेगा, जिसको यूजली क्या बोला गया? उसको बोला गया पॉलिट ब्यूरो। कम्युनिस्टिक व्यवस्था में एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो रूल करेगा। लेकिन देखो, आपको लग नहीं रहा कि इसमें कन्फ्लिक्ट होगा? हम 100 लोगों ने मिलकर क्रांति की थी और क्रांति के बाद मैं बोलूं कि मैं मेन बंदा था और मेरे साथ मेरे ये 5 दोस्त खास हैं, हम मिलकर पूरा देश चलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो आपसे पूछ लेंगे। कोई बोलेगा भाई यहां पे तो मेन व्यक्ति मैं होऊंगा, कोई बोलेगा मैं मेन व्यक्ति हूं। इसलिए समय समय में एक रिवोल्यूशन के बाद रिवोल्यूशन देखने को मिले। अगर आप फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें भी कई तरह के ग्रुप आगे बन गए थे
जैकोबियंस अलग बन गए थे, रॉबर्सपियरी का ग्रुप अलग से हो गया था, तो अलग अलग ग्रुप वहां पे भी बने। अगर आप रूस में देखेंगे, वहां से भी मेनशेविक थे, वहां पे बोल्शेविक थे, कई तरह की क्रांतियां, एक क्रांति के बाद अगली क्रांति उन देशों में भी हुई। तो आपस में ही ओपिनियन बहुत अलग थे। तो अगर एक समरी में आपको बताऊं, कभी ये सवाल आ गया कि कम्युनिज्म जो है उसका एंड क्या हो गया, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है, अभी समझेंगे उनको। ऑटार्की एक पॉइंट होगा, कलेक्टिवाइजेशन एक पॉइंट होगा, लेकिन जनरली देखें, सबसे बड़ी बात की कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था, वेग था। क्रांति तक तो सही है, वो बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारा कोई दमन कर रहा है, हम देश की आवाम है, हम सबको जो है हथियार उठाने हैं और हमें उस सत्ताधारी पक्ष को उखाड़ फेंकना है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन रूल करेगा देश में, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो फिर अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने लग गए। तो यूजली क्या हुआ इस सिस्टम में, मतलब जहां जहां ऐसी व्यवस्थाएं देखी गई, चाहे माओ जेडोंग का टाइम हो चाइना में, या फिर वहां पे स्टालिन का टाइम हो, तो यूजली क्या देखा गया कि एक जो उन लोगों में, जैसे हम 100 पीपल्स ने क्रांति की, और इस क्रांति में जो लीडरशिप रोल में थे, जैसे क्रांति में मैं मेन आगे जा रहा था व्यक्ति, मैं आगे झंडा उठा के जा रहा था, मैं आपका नेतृत्व कर रहा था, तो ज्यादा टाइम ये पाया गया कि जो उस क्रांति के लीडर्स थे वो बन गए मेन पॉलिटिकल हेड उस देश के। तो कई जगह ठग्स भी उनको बोल दिया जाता है कि जो लीडर्स थे, जो ठग्स थे, वो आगे आ गए और खुद उन्होंने पावर कैप्चर कर ली। कि पावर कैप्चर करने के लिए किसका उन्होंने सहारा लिया, उन्होंने आवाम का सहारा लिया, और जब पावर कैप्चर हो गई तो खुद रूल करना शुरू कर दिया। जैसे रूस का उदाहरण समझो, 1917 के अराउंड क्रांति हुई वहां पे, और पहले जो सत्ता में आया वो कौन था, लेनिन था, मेनली जो था वो लेनिन था। तो लेनिन के टाइम पे धीरे धीरे काम बढ़िया होने लगे। लेनिन ने जो है इस तरह से एजुकेशन को, हेल्थ को, हर चीज को बढ़ावा दिया लेनिन ने। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति आया, कौन, स्टालिन। जब स्टालिन आया, स्टालिन को सत्ता इस टाइम पे मिली कि धीरे धीरे जो है ना मामला बिगड़ रहा था। जर्मनी में हिटलर का भी राइज हो गया था, तो धीरे धीरे मामला बिगड़ रहा था। इटली में मुसोलिनी का राइज हो गया था। और जब जर्मनी और इटली से, मतलब इन देशों से जब खतरा महसूस हुआ यूएसएसआर को, तो इन्होंने देखा कि कभी फ्यूचर में युद्ध ना हो जाए, हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। किसकी प्रोडक्शन, वेपन्स की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, देश की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी का खून ही जो है वो सक कर लेना है और उसके बाद देश की तरक्की करवानी है, वो तो कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो स्टेलिन के टाइम में देखो, समाजवाद, कम्युनिज्म रहते हुए भी जो इतने बड़े बड़े सिद्धांत थे कि पूंजीपति दमन कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकना है, कम्युनिटी ओनरशिप होगी, लोगों का रूल होगा, ये सब थ्योरेटिकली बातें थी। और बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप में कौन आ गया था उसमें, स्टालिन आ गया था। जबरन लोगों से काम करवाना, कोई इस तरह के रूल्स नहीं थे, कोई लेबर लॉज नहीं थे, जबरन लोगों से काम करवाना, बहुत कम पगार में लोग काम करते थे। और अगर किसी को भी दिक्कत हुई, आप बन गए क्रांतिकारी की जी हम तो ऐसा नहीं करेंगे, तो स्पेशल कैंप्स होते थे, गुलाग्स। देखो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप पे तो सभी जानते हैं कि हिटलर ने ज्यूज को मारने के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे। लेकिन वो बात की बात है, वो वर्ल्ड वॉर की बात है। उससे भी पहले इस तरह के कैंप्स वो रशिया में किसने बना लिए थे, स्टालिन ने बना लिए थे, जिनको गुलाग्स बोलते थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तैयार नहीं हो इस सब काम के लिए, तो उसको उन गुलाग्स में भेज दिया जाता था, उन कैंप्स में भेज दिया जाता था। वहां बुरी तरह से उनका दमन होता था, बुरी तरह से काम करवाया जाता था। तो फिर देखो, आप देख नहीं रहे हैं कि पूरी आइडियोलॉजी अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। वहां तक तो सही था कि कोई आपका दमन कर रहा है तो मिलो और उसके खिलाफ क्रांति कर दो। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा। हो सकता है अपने जो लीडर्स हैं, जिनको जो गलत लीडर साबित हुए, उनको जो ठग्स बोला गया, हो सकता है वो ठग्स ही आपका दमन करना शुरू कर दे। पूरी जो आइडियोलॉजी है वो हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट वॉज इनकम्प्लीट। उसके बाद का मार्क्स ने नहीं बताया था कि एग्जैक्टली जो है वो वहां पे उन देशों में लोग कैसे रूल करेंगे। क्लियर हो गया मैंने क्या बताया, अंतर लगा, आइडिया लगा सोशलिज्म और कम्युनिज्म में। बात सेम है, पर जो कम्युनिज्म है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, उसमें बात होती है किसकी, कलेक्टिवाइजेशन। देखो कलेक्टिवाइजेशन क्या है, मेरे अपने खेत नहीं होंगे। अभी आज की डेट में हमारे देश में क्या है, सबके अपने खेत हैं, किसी के 1 हो सकता है, किसी के 10 हो सकते हैं, किसी के 50 बीघा भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत जमीन अपनी हो सकती है। लेकिन कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या है, एवरीथिंग शुड बी ओन्ड बाय अ कम्युनिटी कलेक्टिवली। हर चीज कौन ओन करेगा, कम्युनिटी। अपने खेत होंगे ही नहीं किसी के, सारे जो खेत होंगे किसके होंगे, सरकार के ही होंगे, पूरी कम्युनिटी के होंगे। और कम्युनिटी जब मैं कह रहा हूं, इस कम्युनिटी में टेक्निकली कौन, इनडायरेक्टली कौन, सरकार। और इनडायरेक्टली सरकार का मतलब क्या, लेनिन का राज है तो लेनिन, स्टालिन का होगा तो स्टालिन, निकिता गुरुशेव का राज है तो निकिता गुरुशेव आ जाएगा, गोर्बाचेव का राज है तो गोर्बाचेव आ जाएगा। तो उसी को हम सरकार भी फिर आगे बोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसमें क्लियरली मेंशन नहीं था कि ऐसे सरकार होगी, 5 साल बाद वोट करेगी या 4 साल बाद वोट करेगी। वो चीजें, वो आइडियोलॉजी जो है वो क्लियर नहीं थी। क्लियर हो गया मैंने क्या कहा, ठीक है।
तो ये जो कलेक्टिवाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें तो आपत्ति नहीं है। क्या चीज होती है कलेक्टिवाइजेशन? कि जैसे हमारा गांव है, अपने अपने खेत नहीं होंगे, सब मिलके किसके होंगे? सरकार के होंगे। हम सब जाएंगे 9 बजे सुबह खेतों में जाएंगे काम करने के लिए, रूल रेगुलेशन के तहत शाम को 5 बजे आ जाएंगे काम करके, और फिर जो है हमारा अपना स्पेयर टाइम होगा, कल हम 9 बजे फिर काम पे जाएंगे। बदले में सरकार हमें अनाज भी देगी, क्योंकि हर चीज सरकार की ही होगी। सरकार हमें अनाज देगी, हर चीज सरकार की ही होगी। तो वहां पे मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति अमीर हुआ वो अपनी संतान को आगे कुछ देके जाएगा, क्योंकि सब कुछ किसका है? सब कुछ सरकार का है। वहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किसका है? वो कलेक्टिवाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ? ठीक है। बाकी कम्युनिज्म में और कुछ चीजें, जो रिजिड कम्युनिज्म था उसमें बहुत कुछ चीजें, इसी कारण जो है ये कम्युनिज्म पिट भी जाता है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा या बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था किसका? फंडामेंटल राइट्स का। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स थे जो इग्नोर किए गए। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इग्नोर किए गए। लोगों की अपनी कोई चॉइस है, अपनी इनोवेशन है, वो इस तरह कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनोवेशन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हर चीज कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी, सरकार ही सब कुछ करेगी। तो बाकी और एक नेगेटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं औटार्की। औटार्की यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी। ये नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूं, शीट में बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज एक्सप्लेन की है। अभी सिर्फ समझो, घर जाके हैंडआउट्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑटार्की मतलब सेल्फ सफिशिएंसी, ये बहुत एक नेगेटिव पॉइंट था। नॉर्मली उस जमाने में जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज थी, उनका देखो दुनिया में ट्रेड हो रहा था। यहां से कॉटन जा रही थी, मैनचेस्टर में कपड़ा बन रहा था, उसके बाद इंडिया अफ्रीका में बिक रहा था। इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया किस पे? ट्रेड पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाए रखा, इंटरनल ट्रेड को ज्यादा बढ़ावा दिया, एक्सटर्नल ट्रेड को इग्नोर किया। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑटार्की। तो जब पूरी दुनिया से नहीं जुड़े तो सोचो टेक्नोलॉजी, ये देश आगे चले जाएंगे कि पीछे चले जाएंगे? उस जमाने में ये पीछे चले गए। अमेरिका वगैरह जो उस जमाने के कैपिटलिस्टिक कंट्रीज थे, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कर गए, और ये ऑटार्की और सेल्फ सफिशिएंसी की वजह से बहुत पीछे रह गए। लोगों को ज्यादा अधिकार नहीं होंगे, इस तरह से बाहर नहीं जा सकते हैं, दूसरी जगह नहीं जाएंगे, दूसरी जगह कुछ ऐसा इनोवेटिव काम नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों के चलते ये इकोनॉमी थोड़ी दबी हुई रह गई, और एट ए टाइम इसी इकोनॉमी को हम क्या बोल देते हैं? कमांड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक या कम्युनिस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या बोलते हैं? कमांड इकोनॉमी। वो थी फ्री मार्केट इकोनॉमी। सरकार कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, यहां पे हर चीज किसकी कमांड पे चलेगी? हर चीज गवर्नमेंट की कमांड पे चलेगी। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही आगे होगा। तो इसको कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, या स्टेट एंटरप्राइज भी बोल देते हैं, या स्टेट इकोनॉमी भी बोल देते हैं, स्टेट एंटरप्राइज सिंपली। तो जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट, एकदम रिजिड व्यवस्था जो मैंने बताई, वो एक जमाने में कहां पे हुआ करती थी? यूएसएसआर में। लेकिन इन व्यवस्थाओं की वजह से अपने आप को ज्यादा इंटीग्रेट नहीं कर पाए, लोगों को अधिकार ज्यादा नहीं दे पाए, लोग धीरे धीरे इंपेशेंट हो जाएंगे। कभी बीच में तगड़ा डिक्टेटर आ गया स्टालिन जैसा, तो लोगों का वो शोषण करके चला जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है कम पॉपुलर होती गई, और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो क्या होते गए? वो आगे बढ़ते गए। तो यूएसएसआर जो था, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज थी, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्टिक रिपब्लिक, बहुत सारी कंट्रीज हुआ करती थी। तो धीरे धीरे कुछ कंट्रीज वो रशिया से अलग होते गए, और किससे हाथ मिलाते गए? वेस्ट से। मतलब अमेरिका इंटरफेयर करता गया, उनसे हाथ मिलाते गए, और धीरे 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 वो कंट्रीज कम होती गई, और लास्ट में 1990 के अराउंड पूरी तरह से किसका पतन हो जाएगा? कम्युनिज्म का पतन हो जाएगा। अब अगर कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी है तो वहां पे प्राइवेट ओनरशिप भी है। हो सकता है बड़े बड़े रिसोर्सेज, वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के अंदर हो, पर लोगों के पास भी कुछ है, अपना भी थोड़ा बहुत है। तो आज की डेट में कम्युनिज्म और सोशलिज्म में कौन सर्वाइव कर पाया है? सोशलिज्म सर्वाइव कर पाया। और कई कंट्रीज जो है इसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे जब चाइना में भी पहले कम्युनिस्टिक टेंडेंसीज हुआ करती थी, लेकिन एक जियानपिंग करके, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, वो व्यक्ति जब आया था उसने अपनी मार्केट को थोड़ा ओपन किया था। तो फिर जो चाइना है वहां पे भी जो है मार्केट एक हद तक उनकी ओपन होती है। मतलब फ्री जो प्लेयर्स हैं, मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, उनका रोल भी वहां पे बढ़ता है। तो आज कुछ कंट्रीज हैं सोशलिज्म का, या हम एट ए टाइम बुक में जब पढ़ते हैं तो कम्युनिज्म ही उनको बोल देते हैं, पर ज्यादा उनका टेंडेंसी किसकी तरफ है? जैसे नॉर्थ कोरिया तो है ही है, चाइना भी है, क्यूबा, वियतनाम और लाओस। ये 5 कंट्री, इनको हम कह देते हैं कि अभी इनमें झलक है, टेंडेंसी है किसकी? सोशलिज्म की। तो देखो, अगर इन 5 कंट्रीज को ही आप देख लें, अगर इन सारी कंट्रीज को देख लें,
चाइना को अगर छोड़ दें किसी कारण, क्योंकि पॉपुलेशन भी इनकी एक समय में ज्यादा थी, डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा था, कंट्री बड़ी है, ओशियन के साथ टेरिटरी ठीक ठाक है, तो रिसोर्सेज भी ठीक ठाक है। अदरवाइज ऐसा भी नहीं है कि ये देश कुछ बहुत आगे निकल गए हों, ऐसा नहीं है इनमें। तो ओवरऑल देखें या रशिया की हमने हालत देखी तो कोई बहुत सक्सेसफुल आइडियोलॉजी ये भी नहीं मानी जाती है। हालांकि कैपिटलिस्टिक व्यवस्था जो है उसमें भी लूप होल्स है, ऐसा नहीं है कि कौन व्यवस्था बेहतर है। तो ये टिप्पणी अब आप मैं नहीं कर सकता हूं, आप खुद एनालाइज करना कि दोनों व्यवस्थाओं में से ज्यादा अच्छी व्यवस्था कौन है। तो दोनों के प्रोज हैं एज वेल एज दोनों के क्या हैं, दोनों के कौन है। तो ये तो हमने दोनों व्यवस्थाओं को पढ़ लिया, मतलब कैपिटलिस्टिक एज वेल एज सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक कही जो बहुत रिजिड कॉन्सेप्ट था उसकी भी बात कर ली, किसकी, कम्युनिज्म की। अब आते हैं फिर भारत की बात, मतलब जब इंडिया आजाद हुआ तो आजादी से पहले तो यहाँ अंग्रेज रूल कर रहे थे, तो ज्यादा यहाँ पे प्राइवेट इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्टिक व्यवस्था यहाँ पे थी। तो जब देश आजाद हुआ तो फिर भारत ने किसको अपनाया, सोचो। जब इंडिया आजाद हुआ तो फिर किसको अपनाया जाएगा इंडिया में, कैपिटलिस्टिक को या सोशलिस्टिक को, सोशलिस्टिक को। कैसे, कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको लगता हो कि सोशलिस्टिक को ज्यादा बढ़ावा दिया गया देश में पोस्ट इंडिपेंडेंस। हाँ, 5 ईयर प्लान, ठीक है, गुड। देखो अभी जब जब अंग्रेज यहां रूल कर रहे थे और देश की उसमें जो बड़ी पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर साल अपना एक सेशन हुआ करता था। उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो था वो था 1931 वाला, 1931 आईएनसी सेशन। ये हुआ था कराची में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हेल्ड इन कराची। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सरदार पटेल। इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, अभी हम सारे एस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे, अभी हम इकोनॉमी से संबंधित बात करेंगे। तो यहां पे जो है एक गोल एडॉप्ट हुआ था, सोशलिस्टिक पैटर्न, सोशलिस्टिक पैटर्न एज अ गोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी हम गुलाम ही थे, लेकिन थोड़ी बहुत जो पावर्स मिल रही थी, मिलने वाली थी, जो 1935 के कानून में भी मिली, जिसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं। तो फिर इस सेशन में जो कांग्रेसमैन थे उस जमाने के, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि अब जो हमारा पैटर्न होगा वो मेनली क्या होगा, सोशलिस्टिक होगा। और इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस थे, इनकी बहुत ज्यादा भूमिका इसमें थी। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अहम रोल निभाया था, क्योंकि ये दोनों ही प्रोटेगोनिस्ट थे किसके, सोशलिस्टिक माइंडसेट के। इन्होंने काफी भूमिका इसमें निभाई थी। तो ये तो आजादी के पहले की बात है कि तब भी समाजवाद को इंडियन इकोनॉमी में एक अहम किरदार के रूप में माना गया था। और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद देखो, जब देश आजाद हुआ तो संविधान में डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा सोशलिस्टिक, पर संविधान के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो अल्टीमेटली यही दर्शा रही थी कि देश का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा किसकी तरफ बढ़ना है, समाजवाद की तरफ। देखो कैसे, हमारे संविधान में अलग अलग पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स में अगर मैं पार्ट 4 की बात करूं तो पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपीज। डीपीएसपीज जो है वो प्रमोट करते हैं अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये डीपीएसपी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डीपीएसपी किसको प्रमोट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। देखो वेलफेयर स्टेट क्या है, मतलब सरकार जो है वो अपने लोगों का भला करने के लिए वो तरह तरह के प्रयास करेगी। आज भी सरकार करती है, चाहे वो मनरेगा स्कीम हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, कई तरह की स्कीम्स हैं आज की डेट में भी, जिससे अल्टीमेटली अगर कोई वंचित वर्ग है उन तक सरकार वो सारी फैसिलिटीज पहुंचाने का प्रयास करती है। तो ये चीजें डीपीएसपीज में भी थी कि गवर्नमेंट जो है वो किसको प्रमोट करेगी, किस कॉन्सेप्ट को, वेलफेयर स्टेट। तो सोचो, भले चीजें सरकारी हो पर सरकार अल्टीमेटली किसका भला करे, अपने लोगों का भला करे, इंटरवेंशन करे कई मामले में, तो वो कॉन्सेप्ट होता है किसका, वेलफेयर स्टेट का। जैसे सरकार क्या करती है, जो व्यक्ति जितना रिच होता चलता है देश में उसका टैक्स उतना ज्यादा बढ़ता चलता है। जैसे जैसे हायर ब्रैकेट में बंदा जाएगा उसका टैक्स 5%, 10%, 20%, 30%, उसके बाद सरचार्ज, सेस। तो जैसे व्यक्ति रिच होता चलेगा तो देश में कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। मान लो कोई साल में 2 या 2.5 लाख रुपए कमाता है, उसका कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद टैक्स लगना शुरू हो जाएगा 5%, 7.5%, 10, 12.5%, 15, 20, 30, ऐसे वो क्यूमुलेटिव तरीके से बढ़ता ही चलता है। तो जो रिच लोगों से सरकार टैक्स लेगी वो अल्टीमेटली किसमें स्पेंड करेगी,
पुअर लोगों में स्पेंड करेगी। वहां 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल दे देगी, 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं दे देगी, या और कोई चीजें सरकार दे सकती है सब्सिडाइज शॉप्स के माध्यम से। तो फिर बीपीएसपीज में भी था कि किसको प्रमोट करना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो संविधान में चीजें तो थी, पर प्रत्यक्ष रूप से जो है ये सोशलिस्टिक, ये वर्ड संविधान में मेंशन नहीं था। देखो, एक व्यक्ति के बायोडाटा में यह ना लिखा हो कि वो ईमानदार है, पर यह लिखा हो कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है, 1 रुपया भी चोरी का नहीं लेता है, तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब तो ये हुआ ना ईमानदार है। तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया था वर्ड सोशलिस्टिक, पर अगर संविधान के अंदर का भाव देख लें जिसमें बोला गया था कि अल्टीमेटली सरकार लोगों का वेलफेयर करेगी, तो मतलब तो उसको क्या हुआ कि हमारा देश कैसा देश रहेगा? सोशलिस्टिक रहेगा। हालांकि वर्ड सोशलिस्टिक वाज नॉट यूज्ड, शब्द यूज नहीं किया था, पर अल्टीमेटली उसकी इंटरप्रिटेशन यही थी कि हम क्या हैं, हम सोशलिस्ट हैं। ये उसकी इंटरप्रिटेशन थी। और आजादी के बाद 1955 का जो सेशन हुआ अवाड़ी, मद्रास में अवाड़ी सेशन हुआ आईएनसी का, वहां भी उन्होंने वो सेम जो मैंने आपको बताया सोशलिस्टिक पैटर्न उसको अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद देश में ऐसे कई काम हुए जहां से यह पता चला कि हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सोशलिस्टिक की तरफ। हालांकि जब देश आजाद हुआ तब हमने किस व्यवस्था को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके कई कारण थे, बहुत बड़ा कारण था कोल्ड वॉर। दुनिया 2 ग्रुप्स में टूट चुकी थी, इधर रशिया और इधर अमेरिका, ये 2 बड़े प्लेयर बन गए थे। तो रशिया जो है उनका पहले से ही अपने ग्रुप बना चला आ रहा था, कौन सा, यूएसएसआर। और जो नया देश आजाद हो रहा था किसी से, उस देश को अपने स्फेयर में वो शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। अपने स्फेयर में कि जैसे भारत आजाद हुआ मान लीजिए, या फिलीपीन आजाद हुआ, इंडोनेशिया आजाद हुआ, फटाफट रशिया वाले यूएसएसआर वाले संपर्क साधेंगे और बोलेंगे कि तुम अपने देश में कौन सी व्यवस्था लेके आओ, सोशलिस्टिक, मतलब जो कम्युनिस्टिक कॉन्सेप्ट है उसको लेके आओ, कि सब कुछ सरकार का होगा, एक पॉलिट ब्यूरो होगा, वो वहां रूल करेगा। वो जोर देने लगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो वेस्ट है, अमेरिका लेड जो वेस्ट था, वो किस व्यवस्था में जोर देने लगे, कैपिटलिस्टिक व्यवस्था में। तो फिर इंडिया ने देखा कि इतनी हार्ड अर्नड जो फ्रीडम हमें मिली है इतने सालों के संघर्ष के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि भारत दोनों में से किसी एक ग्रुप में शामिल हो जाए और बड़ा एक युद्ध हो, तीसरा वर्ल्ड वॉर। मान लो हम रशिया में शामिल हुए और अमेरिका जीत जाता तो हमारा फिर से पतन था। अगर हम अमेरिका के वाले खेमे में चले जाते और ये ग्रुप जीत जाता, फिर से हमारा पतन था। तो इंडिया ने देखा कि न्यूट्रल रहने में ज्यादा भलाई है, तो हमने दोनों सिस्टम को अपना लिया। मतलब कुछ चीजें प्राइवेट भी रखी और कुछ चीजें सरकारी भी रखी। उस तरह की व्यवस्था को क्या बोला गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ट्रेंड देखने को मिला कि आजादी के बाद मिक्स इकोनॉमी तो आ गई 1947 में, पर संविधान बनके पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। और जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उसमें डीपीएसपीज भी थे। और डीपीएसपी कौन सा कॉन्सेप्ट दे रहे थे, वेलफेयर स्टेट का। तो वेलफेयर स्टेट से समझ आया कि हमारा टेंडेंसी किसकी तरफ भी है, सोशलिस्टिक की तरफ भी है। और प्राइवेट प्लेयर तो देश में थे ही थे। फिर अवाडी सेशन हुआ 1955 का, वहां पे भी एम्फसाइज किया गया कि सोशलिज्म शुड बी अ गोल ऑफ कांग्रेस, उस पर भी बढ़ावा दिया गया। लेकिन कुछ काम हुए उसके बाद जिससे ऐसा लगने लगा कि इंडिया का ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है, सोशलिज्म की तरफ। उस जमाने में शुरू में भले ही मिक्स इकोनॉमी थी, पर उस जमाने में ऐसा देखने को मिला कि इंडिया का जो ज्यादा झुकाव है वो किसकी तरफ है, सोशलिज्म की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर प्लान, ये 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हमने कम्युनिज्म या सोशलिज्म पढ़ा उसको स्टेट इकोनॉमी भी बोल देते हैं और कमांड इकोनॉमी भी बोल देते हैं और साथ में प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल देते हैं। वहां सरकार पहले ही डिसाइड कर लेती है अगले 5 साल क्या करना है, तो उनको क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। अब तो देश में खत्म हो गई। लास्ट जो प्लान था वो 12 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017 तक। अब वो प्लान्स खत्म हो गए। लेकिन ये जो 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट आया, वो कहां वाला कॉन्सेप्ट था, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था। इससे पहले संविधान में बताई दी आपको डीपीएसपी थे, और डीपीएसपी में किसका कॉन्सेप्ट था, वेलफेयर स्टेट, ये भी सोशलिज्म की बात करता है। इसके बाद और एक चीज जो साथ साथ देखने को मिली वो क्या थी, लैंड रिफॉर्म्स। देखो, अगर हम पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक होते, सरकार कोई इंटरवेंशन नहीं करती, कोई अमीर है तो अमीर है, गरीब है तो गरीब है, अपने आप मार्केट फोर्सेस रेगुलेट करेगी। जो गरीब है वो पढ़ेगा लिखेगा, छोटा सा उद्यम अपना स्थापित करेगा, धीरे धीरे अपना उद्यम बड़ा कर लेगा कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की वजह से, और वो भी धनी हो जाएगा। वहां पे ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। वहां पे यही है कैपिटलिस्टिक में कि जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखता हो वो रिस्क ले ले,
दो तरह के लोग हैं, दोनों की जेब में 1-1 लाख रुपए हैं। एक व्यक्ति 1 लाख की एफडी करवा देगा, वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा कि इमरजेंसी में काम आएंगे। दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपए में एक ठेली लगा लेगा, उसको पता है कि एक ठेली लगा के 5 साल में उससे 50 लाख भी कमा लेगा। तो मतलब उद्यम उसी को बोलते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसी को बोलते हैं। वेस्ट उस चीज पे ज्यादा काम करता है कि अगर पैसे हैं रिस्क लीजिए, अपना काम शुरू कीजिए, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, आप अपना काम धूमधाम से चलाओ। सुबह 5 बजे भी अपनी दुकान खोलो, 10 बजे दुकान बंद करो, जितना मेहनत करेंगे जितना ग्रो करेंगे। वो उस तरह के कॉन्सेप्ट में काम करते हैं वेस्ट वाले। तो फिर जैसे 5 ईयर प्लान हो गए, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया, साथ में लैंड रिफॉर्म्स किए जाने लगे। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या था, जो ज्यादा रिच है, जिसके पास एक्सेस लैंड है, सीलिंग लिमिट अलग अलग स्टेट में लगाई गई। बोला इतनी सीलिंग लिमिट होगी, मान लो छोटा राज्य तो सपोज करते हैं 15 बीघा, बोला इससे ऊपर जो होगी वो उनसे ले ली जाएगी और जो वंचित वर्ग है उनको जमीन दी जाएगी। तो लैंड रिफॉर्म्स होना अपने आप में किसका उदाहरण है, सोशलिज्म का उदाहरण है। देन फिर आती है मेन प्लेयर कौन, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के टाइम पे बड़े लेवल पे जो हुआ वो हुआ नेशनलाइजेशन ऑफ 20 बैंक्स। इंदिरा गांधी ने 20 बैंक्स का सरकारीकरण किया। 14 पहले किए, 6 बाद में किए, 1969 के अराउंड और ये 1980 के अराउंड। हालांकि एक मर्ज हो गया था, अल्टीमेटली 19 बचे थे। तो सोचो इंदिरा गांधी ने किसको बढ़ावा दिया, सरकारीकरण को। सोचो जो प्राइवेट बैंक थे उनके शेयर सरकार ने खरीद लिए और बैंक्स कैसे बन गए, सरकारी बन गए। तो बैंक का सरकारीकरण होना मतलब किसकी तरफ हमारा जाना, सोशलिज्म की तरफ बढ़ना। देन जितने राजा महाराजा देश में थे उन सबकी पेंशन्स ये बंद कर दी गई। प्रीवी पर्स करके जो कानून आया था, तो बोला कि सबकी जो पेंशन है पब्लिक पर्स करके बोला उसको बंद कर दीजिए। तो जब देश आजाद हुआ था उसमें 565 के आसपास रियासतें थी, कुछ पाकिस्तान चली गई, 552 के आसपास भारत में रह गई थी। तो जो राजा महाराजा थे पहले तैयार नहीं थे, तो इनको कन्विंस करवाया गया था ये बोल के कि आपको हमेशा क्या देंगे, पेंशन देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सब एक हैं, सब समान है, बोला पेंशन बंद कीजिए। तो इन राजा महाराजाओं की जो रूलिंग क्लास थी, फॉर्मरली जो अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके प्रिंसेस की पेंशन को बंद करना, यह भी एक बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा कई और कंपनीज थी जो मेजर सेक्टर्स थे, बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी उनका सरकारीकरण भी होने लगा। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, पीएसयूज वगैरह बड़ी बड़ी, उनको भी सरकार लेने लगी, जो बहुत स्ट्रेटेजिक है, जो बहुत जरूरी है। जैसे हथियार बनाने वाले हो, ऑर्डिनेंस हो या रेलवे वगैरह हो, हर चीज का फिर सरकारीकरण हुआ। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं कि हम किसकी तरफ बढ़ रहे थे, सोशलिज्म की तरफ। और इसी को जस्टिफाई करने के लिए भी इंदिरा गांधी उसमें की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जब इमरजेंसी देश में चल रही थी तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसको पास किया गया 1976 में, 42वां संवैधानिक संशोधन। और इस संशोधन के थ्रू अमेंडमेंट की गई प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। पहले जब हमारे देश का संविधान बना था उसमें प्रियम्बल में क्या लिखा था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन अब जो बदलाव हुआ तो सोवरेन, ये तो पहले से ही था सोवरेन, शब्द कौन से आ गए, सोशलिस्टिक, ये सोशलिस्ट, और इसके अलावा सेकुलर, ये वर्ड बाद में आए। और एक नीचे लाइन में जाके इंटीग्रिटी एक वर्ड है, वो नीचे लाइन में है। लेकिन ऊपर जो एक फ्रेज जो कंटिन्यू बनता है कि इंडिया क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो पहले ही था। इंदिरा गांधी ने यहां पे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ दिए और नीचे एक और वर्ड कौन सा, इंटेग्रिटी, मतलब अखंड जो भारत है, अखंडता, उसको जोड़ दिया गया। अब देखो सेकुलर उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटी में समझेंगे। लेकिन ये जो सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, ऐसा नहीं है कि एकदम नई चीज कहीं से आ गई हो। जो मैंने पहले आपको समझाया, अंतर इतना ही है, सोशलिस्टिक जो टेंडेंसीज थी पहले वो संविधान में इंप्लिसिट थी, मतलब डायरेक्टली वर्ड ना लिखा हो, पर वेलफेयर स्टेट का मतलब अपने आप में क्या था, सोशलिस्टिक माइंडसेट ही था। तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया था, इंप्लिसिटली किया था, इनडायरेक्ट तरीके से, पर प्रत्यक्ष तरीके से यहां लिखवा दिया गया ताकि किसी को कोई दिक्कत ही ना हो, कोई आशंका ना हो कि हम सोशलिस्टिक टेंडेंसीज हैं या नहीं है, उस तरफ बढ़ रहे हैं नहीं है। तो ये वहां लिखवा दिया था 1976 में। और उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा 6 बैंक्स का फर्दर नेशनलाइजेशन किया गया। तो एक ट्रेंड था कि हम किसकी तरफ बढ़ रहे थे, समाजवाद की तरफ बढ़ रहे थे समाजवाद की तरफ। लेकिन उसमें एक कमी भी थी, जब समाजवाद की तरफ बढ़ने लगे तो एक नेगेटिव पॉइंट भी आया। और देखो नेगेटिव पॉइंट क्या आया, जब ये सरकारीकरण बहुत ज्यादा होने लगा, फिर वो इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज और ऐसी कई चीजें, मतलब
प्राइवेट सेक्टर खोलना बहुत मुश्किल हो गया। अगर किसी को अपना प्राइवेट उद्यम खोलना हो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशन आने लग गई, बहुत बड़े इंस्पेक्टर राज आने लग गए कि एक जगह से बिल पास करवाओ, दूसरी जगह डॉक्यूमेंट पास करवाओ, तीसरी जगह डॉक्यूमेंट पास करवाओ। तो प्राइवेट सेक्टर हरास होने लगा और धीरे धीरे जो है नेग्लेक्ट हो गया, और ज्यादा बढ़ावा किसको दिया जाने लगा? गवर्नमेंट सेक्टर को। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जब आता है तो आपको पता है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी और क्या बढ़ेगी? मोनोपोली, मोनोपोली बढ़ेगी। आज आपके पास मर्जी है 10 तरह के सीमेंट बैग आ जाएंगे मार्केट में, 10 तरह की वॉल पुट्टी आ जाएगी मार्केट में, जिस कंपनी की सस्ती मिल रही है वहां पे खरीद लो। सोचो एक ही सरकारी कंपनी होती है और वही वॉल पुट्टी बेचती, आपके पास ज्यादा ऑप्शन होना नहीं था, तो आपको अल्टीमेटली वही खरीदनी पड़नी थी। एक ही सीमेंट का बैग है, आपको अल्टीमेटली वही खरीदने पड़ना था। तो मोनोपोली जब हो जाएगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटीज उतनी अच्छी नहीं रहती, तो धीरे धीरे जो हमारी इकोनॉमी है वो मतलब डिटीरियोरेट होने लग गई थी। 1990 तक बहुत बुरी हालत हो गई थी। हालांकि इमीडिएट फैक्टर्स और भी रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सोशलिस्टिक टेंडेंसी की वजह से हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उसके और भी कारण रहे। गल्फ वॉर इसका एक बहुत बड़ा कारण था, सोवियत यूनियन का पतन होना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण था। कारण बहुत सारे थे, हम पढ़ेंगे आगे जब एलपीजी रिफॉर्म्स करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि बहुत ज्यादा सरकारीकरण होना, एफिशिएंसीज कम हो जाना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा ना देना, तो फिर यह भी एक कारण बना। और जब इकोनॉमी में कंपटीशन खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर नहीं रहेगी, चीजें भी महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह से इकोनॉमी हमारी स्टेगनेंट हो गई कि अल्टीमेटली दुष्परिणाम ये हुआ कि 1990 के दौरान और 90 और 91 के दौरान देश में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। इमरजेंसी तो नहीं लगाई, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी है संविधान के आर्टिकल 360 में। मैं इमरजेंसी नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब जो देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बीओपी जिसको बोलते हैं, समझेंगे आगे टॉपिक आएगा, अभी डिटेल में उस तक हम नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर, आगे आएगा बीओपी। लेकिन देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, वो बहुत नेगेटिव में जाने लगा। हालत ऐसी हो गई थी कि लास्ट में मुश्किल से 1-2 हफ्तों के लिए ही भारत देश के पास पैसा बचा था, इतना ही हम बाहर से तेल जो है वो इंपोर्ट कर सकते थे। ऐसी परिस्थितियां आई, और उस जमाने में जब हमने आईएमएफ से मदद मांगी, देखो दो इंस्टीट्यूशन बहुत फेमस है, ब्रेटन वुड बॉडीज जिनको बोलते हैं, एक आईएमएफ है, एक वर्ल्ड बैंक है, दोनों लोन देते हैं। पर वर्ल्ड बैंक जो लोन देगा, ये लोन देता है डेवलपमेंट के लिए, मतलब विकास करने के लिए, कि कोई ब्रिज बनाना है, सड़क बनानी है, कोई प्रोजेक्ट है, तो वर्ल्ड बैंक लोन देगा। आईएमएफ से जब लोन लिया जाता है, ये यूजुअली बीओपी क्राइसिस के लिए लिया जाता है कि हमारे देश का रिजर्व खत्म होने वाला है और हमें पैसे दे दो। जैसे कुछ समय पहले श्रीलंका की हालत थी, पाकिस्तान की हालत बनी हुई है, उसको बीओपी क्राइसिस बोलते हैं। तो जब बीओपी क्राइसिस आई तो इंडिया को किससे मदद मांगनी पड़ी? अब आईएमएफ जब मैं बोल रहा हूं, आईएमएफ में ज्यादा डोमिनेट कौन कर रहा था उस जमाने में, वेस्ट या ईस्ट? ऑब्वियसली वेस्ट, आज भी वेस्ट ही ज्यादा डोमिनेट करता है। तो फिर जब वेस्ट ज्यादा डोमिनेट कर रहा था और वेस्ट किस आइडियोलॉजी को मानता था, तो अब उनको मिल गया मौका, उन्होंने बोला अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब उन्होंने हमें कुछ कंडीशन दी, बोला लोन तो मिल जाएगा बट विद सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस हमारे ऊपर इंपोज करवाई गई, तो वो कंडीशंस थी एलपीजी। जब हम कभी ऐसी परिस्थिति में फंसते थे, ऐसा नहीं कि भारत पहली बार फंसा हो, पर एट ए टाइम्स हमारे पास यूएसएसआर होता था मदद करने के लिए, क्योंकि हमारा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट था। और हमने देखा कि हम 50s-60s के बाद किस तरफ ज्यादा बढ़ रहे थे, धीरे धीरे सोशलिस्टिक की तरफ ज्यादा बढ़ रहे थे। खास करके जब हम इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 1971 वाला, जब यूएसए भी हमारे खिलाफ हो गया था, उस जमाने में किसने साथ दिया था? डेफिनेटली रशिया ने। तो धीरे धीरे हमारी टेंडेंसी ज्यादा सोशलिस्टिक की तरफ हो गई थी और वो हमें मदद भी कर देते थे। लेकिन इस टाइम जब इंडिया फंसा, रशिया खुद टूट रहा था, बताया था 1990 में कौन टूट गया? यूएसएसआर। वहां जगह जगह क्रांतियां हो रही थी, जो यूएसएसआर में अलाइड नेशंस थे सारे, वो अलग हो रहे थे, वो अमेरिका की तरफ आ रहे थे कि वो वाले लोग तो बहुत तरक्की कर गए, हम तो पीछे रह गए, हम तो मिलजुल के खेतों में काम करते रहे, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग लेवल पे पहुंच गई। तो रशिया अपने संकट से जूझ रहा था और 1990 में वो भी टूट गया। अब हमारा कोई ऐसा बड़ा फ्रेंड नहीं रह गया जो इकोनॉमिकली हमारी मदद कर सकता था। तो अल्टीमेटली हमें किसकी तरफ जाना पड़ा? आईएमएफ की तरफ। आईएमएफ ने कहा कि ठीक है बेल आउट कर देंगे, बेल आउट मतलब कि पैसे दे देंगे, लोन दे देंगे, और बोला आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। और वो शर्तें क्या थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी कि थोड़ा सा इकोनॉमी को लिबरल करो, पहले जैसा नहीं कि इंस्पेक्टर राज और ये सारी चीजें, तरह तरह के टैक्सेस, बोला उसको थोड़ा लिबरलाइज करो। और प्राइवेटाइजेशन यानी कि किसको बढ़ावा दो? प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो, वो इंस्पेक्टर राज और वो धीरे धीरे कम होंगे। अब कुछ ही इंडस्ट्रीज हैं, 5-6 इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए प्रॉपर लाइसेंसेस चाहिए होते हैं,
जैसे आपने टोबैको का कोई काम करना है, लीकर का कोई काम करना है, शराब का, या कुछ डायनामाइट या विस्फोट वाला कोई काम है, ऐसी 5-6 इंडस्ट्रीज है, तेजाब वगैरह भी इसमें आ जाता है। अगर भाई छोटा मोटा काम करना है, इजिली क्लियरेंसेस के साथ बिना किसी लाइसेंस के बंदा अपना काम शुरू कर सकता है, तो वो प्राइवेटाइजेशन में आया। और एक लास्ट जो बहुत बड़ी टर्म जो वेस्ट को चाहिए था, ग्लोबलाइजेशन, कि इंडियन इकोनॉमी ओपन करो, क्योंकि वहां उद्योगीकरण तो हो ही चुका था, उनको बड़ी मार्केट चाहिए थी सामान डंप करने के लिए, तो वो बड़ी मार्केट मिल गई इंडिया, इकोनॉमी हमारी ओपन हुई। मतलब कस्टम ड्यूटीज हमें कम करने को बोला गया, जो बाहर से सामान आएगा उसको ज्यादा हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, फिर तो हम वर्ल्ड WTO के भी मेंबर हैं 1994-95 से, तो फिर वो धीरे धीरे जो है इकोनॉमी में ट्रांजिशन देखने को मिला। तो अल्टीमेटली इस पूरी कहानी की समरी ये है कि इंडिया जब आजादी के बाद हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाया, हमारा पहले जो टिल्टेशन था, ट्रेंड था, वो किसकी तरफ था? सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ। लेकिन 90s के दशक में जो क्राइसिस आई, फिर हम किसकी तरफ बढ़े? कैपिटलिस्टिक की तरफ बढ़े। और आज भी हम ज्यादा किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? कैपिटलिस्टिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कुछ रिसेंट एग्जांपल्स हो कि हम कैपिटलिस्टिक की तरफ बढ़े हों, 1991 वाला LPG तो है ये। देखो जितनी भी स्कीम्स, आप स्टार्टअप इंडिया भी क्या बोलती है? लोगों को मोटिवेट करती है ना, अपना उद्यम लगाओ। तरह तरह की लोन स्कीम सरकार ने दी है। मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स आपने सुनी होगी कि 10 लाख तक का लोन व्यक्ति आसानी से ले सकता है, छोटा मोटा अपना उद्यम जो है उसको शुरू कर सकता है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, कई तरह की स्कीम सरकार लेके आई है जिसमें लोगों को मोटिवेट कर रही है। स्टेट लेवल्स में भी अलग अलग टाइम में स्कीम्स आती हैं कि आप कोई काम धंधा शुरू कर रहे हैं तो सरकार आपको 30% सब्सिडी, 25% सब्सिडी। तो इन सबका मतलब है कि हम ज्यादा किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी को और ओपन किया जा रहा है। अब तो सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे सिस्टम आ गए हैं कि अगर विदेशी कोई कंपनी भारत आएगी, उनको 10 दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सीधा एक साइट होगी, वहां पे वो अप्लाई कर देंगे, क्या कंपनी होगी, कहां पे ओपन होगी, एक ही जगह पे सारी मिनिस्ट्रीज देख के उसको फटाफट क्लियरेंसेस दे देंगी। FDI का कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि देश में क्या बढ़ रही है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी ज्यादा से ज्यादा भारत आ रही है, तो इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा ओपन होती जा रही है, और ज्यादा प्राइवेट प्लेयर जो है वो हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो फिर अभी जो हमारा ट्रेंड है वो ज्यादा ट्रेंड किसकी तरफ हो गया है? कैपिटलिस्टिक की तरफ। लेकिन फिर मेंस में वही पॉइंट कि जो हमारा ट्रांजिशन हुआ है, ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिस्टिक या ट्रांजिशन फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी टुवर्ड्स कैपिटलिज्म इन द लास्ट डिकेड, तो इसको फिर आपने जस्टिफाई करना है कि क्या वो ट्रांजिशन अच्छा है, क्या वो ट्रांजिशन बुरा है, क्या सरकार की इंटरवेंशन होनी चाहिए या सरकार की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। आपने प्रॉपरली इस पे एक आंसर लिख के लाना है, मैं उसको देखूंगा भी और फिर आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा। मैं आपको कुछ हिंट अभी दे देता हूं, देखो मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम करके। अभी मैं कुछ आपको हिंट्स वैसे दे देता हूं। देखो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बुरी नहीं है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बढ़िया है। और अभी जो हमारी बर्जनिंग इकोनॉमी है, जो एकदम फलती फूलती इकोनॉमी है, उसके पीछे एक हद तक कारण ये भी है कि ज्यादा किसको बढ़ावा दिया गया है? एकदम व्यक्ति फ्री काम कर सकता है, कोई भी अपना उद्यम चला रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन पूरी तरह से भी अगर प्राइवेटाइज कर देंगे, देखो समस्या एब्सोल्यूटिज्म में है, प्राइवेटाइजेशन करने में दिक्कत नहीं है, पर अगर सोचो हर चीज प्राइवेटाइज हो जाएगी, सारे स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, अगर सरकारी स्कूल बचेंगे ही नहीं, सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाएंगे, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सारी बसेस, रेलवे अगर सारी प्राइवेट हो जाएंगी, तो वही वाला पॉइंट याद करो जो थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है या जो उद्यमी सेक्टर होता है, जो कैपिटलिस्टिक पर्सन है, उसका मेन उद्देश्य, मेन मोटिव क्या होता है? इट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ना कि अफोर्डेबल सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो एक अगर लोकल बस जो चल रही होगी, लोकल हॉस्पिटल चल रहा होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा होगा, उनका मेन उद्देश्य ये नहीं होगा कि बेटर सर्विसेज देनी है, कि बहुत कम पैसों में सर्जरी हो जाएगी। उनको उद्देश्य होगा कि ठीक है सर्विसेज बेटर देनी है, खर्चा फिर बहुत ज्यादा होगा। तो उस केस में कौन अफोर्ड कर पाएगा? जो अपर मिडिल क्लास होगा या रिच सेक्शन होगा सोसाइटी का, वो तो आसानी से अफोर्ड कर लेगा। पर लेकिन जो वंचित वर्ग होगा, फिर वो व्यक्ति कहां जाएगा? तो कैपिटलिज्म ठीक है, अच्छी बात है, रोजगार क्रिएट होगा, बढ़िया बात है, पर पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में चेंज हो जाना एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी के लिए तो घातक है। और जब मैं हमारी इकोनॉमी कह रहा हूं कि अभी भी 20 से 30% के आसपास जो लोग हैं वो अभी भी किसके नीचे हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। मल न्यूट्रिशन में हमारा इंडेक्स देखिए कितना हाई है। अब हेल्थ इसमें अभी भी मतलब ग्रोथ तो की है पिछले कई सालों में, कई एक दशक में, 2 दशक में ग्रोथ तो की है, लेकिन अभी भी एट पार नहीं है। मतलब एट पार टू जो बेस्ट नेशन इस वक्त है इन सभी इंडिकेटर्स में, HDI वगैरह में, अभी भी हम उनसे बहुत ज्यादा दूर हैं। तो जब इकोनॉमी की स्थिति ऐसी है
तो उस सिचुएशन में पूरी तरह से इसका प्राइवेटाइजेशन करना वो इकोनॉमिकली घातक होगा। एक हद तक कर सकते हैं, पर ऐसा सोचना कि सरकारी बैंक बचेगा ही नहीं, सरकारी स्कूल और सरकारी यूनिवर्सिटी होनी ही नहीं चाहिए, सरकारी बसेस चलनी ही नहीं चाहिए, फिर वो इकोनॉमिकली घातक हो जाएगा। क्योंकि हर चीज जब प्राइवेट होगी तो रिच सेक्शन तो अफोर्ड कर लेगा, पर किसको दिक्कत होगी? पुअर सेक्शन को। और 20 से 30% लोग, मैंने आपको बताया कि अभी भी किसके नीचे हैं? पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो ये जो मैं हैंडआउट आपको दूंगा, इसमें भी एक प्रॉपर आर्टिकल इसके ऊपर दिया गया है कि जो एक ट्रांजिशन हमारा हो रहा है मिक्स इकोनॉमी से किसकी तरफ? कैपिटलिस्टिक की तरफ। अच्छा तो है, लेकिन एब्सोल्यूटिज्म वो गलत। पूरी तरह से हम कैपिटलिस्टिक की तरफ एटलीस्ट अभी नहीं जा सकते हैं। एक समय आएगा हमारा एचडीआई बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, तब हम सोच सकते हैं। अभी भी जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इंपॉर्टेंट सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वहां पे किसका इंटरफेरेंस जरूरी है? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सरकार अभी अभी सोशलिस्टिक टेंडेंसी पूरी तरह से बंद हो गई है, ऐसा भी नहीं है। अभी भी सरकार इंटरवेंशन करती है। भले ही मैंने कहा कि मिक्स इकोनॉमी में एक जमाने में हम समाजवादी विचारधारा की तरफ बढ़ रहे थे, अभी हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? पूंजीवादी विचारधारा, कैपिटलिस्टिक टेंडेंसी, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजीज। लेकिन अभी भी एट ए टाइम हमें झलक देखने को मिल जाती है जब बीच बीच में सरकार इंटरफेयर करती है। जैसे कोई उदाहरण? ठीक है, एक हद तक बोल सकते हैं। कुछ और? हाँ ठीक है, गुड। और देखो, सरकार बीच बीच में इंटरवीन कैसे करती है? मान लो कोई J&K बैंक था और वो डूबने की कगार में था, और सरकार ने 800 करोड़ या 1000 करोड़ उसमें इन्फ्यूज कर दिया, और सरकार ने उस बैंक को डूबने से बचा लिया। तो इंटरफेयर किया ना अल्टीमेटली किसने? सरकार ने। क्योंकि एंड ऑफ द डे किसका पैसा डूबता? जनता का पैसा डूबता। तो सरकार ने इंटरफेयर किया उसको बचाने के लिए। देन प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव या सब्सिडी स्कीम सरकार लेके आई है। क्या होगा इसमें? PLI स्कीम में? पूरे मिट गया। PLI स्कीम में क्या होगा? हाँ हाँ, इंसेंटिव दे रही है, बट इट इज लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार बोल रही है कि ये वाला पेन भारत में बनाओ, नॉर्मली मान लो पेन चाइना में सस्ता मिल रहा है, चाइना से इंपोर्ट कर लिया, और सरकार बोल रही है अगर भारत में ज्यादा बनाओ, तो सरकार ने कंपनीज को इंसेंटिव रख दिया है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव है ये। मतलब अगर एक पेन में सरकार 1 रुपया दे रही है सब्सिडी, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, तो जो कंपनी 100 पेन बना देगी उसको कितनी सब्सिडी मिल जाएगी? 100 रुपया। उससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, देश में उसको बढ़ावा मिलेगा। भले ही प्राइवेटाइजेशन बढ़ रही है, पर सरकार सब्सिडी के माध्यम से क्या कर रही है? बीच में इंटरवीन कर रही है, इंटरवेंशन कर रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन पूरी तरह से खत्म हो गया है। जब जब जरूरत पड़े तब कौन इंटरवेंशन करता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। कभी अगर बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थिति हो, ड्रॉट लाइक कंडीशन हो, कुछ हो, तो सरकार जो फार्मर्स का जो लोन है उसको भी वेव ऑफ कर देती है। कई स्टेट गवर्नमेंट ने लोन वेव ऑफ किया है। तो ऐसा नहीं है कि सब अपने आप चल रहा है। एट ए टाइम कौन इंटरवीन कर देता है बीच में? तो अभी भी हमें एग्जांपल्स मिल जाते हैं सोशलिस्टिक टेंडेंसीज के, पर ज्यादा हम फिलहाल किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? कैपिटलिस्टिक टेंडेंसीज की तरफ। और तो और कई ऐसे सेक्टर्स थे, जैसे एयरपोर्ट थे जो पूरी तरह से सरकारी थे, अब उसमें भी किसको भागीदारी दे दी है? प्राइवेटाइजेशन को। या लखनऊ से दिल्ली कोई मान लो तेजस एक्सप्रेस कोई ट्रेन है, तो उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को भागीदारी दे दी है। तो बहुत सारे प्लेसेस में, जैसे LIC था तो उसको भी सरकार ने IPO इशू कर दिया था। तो बहुत सारे सेक्टर्स में रिसेंटली हमें प्राइवेट सेक्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा यही है कि आजादी के बाद हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, लेकिन धीरे धीरे हमारी टेंडेंसी, हमारी जो झुकाव था, टिल्टेशन था, वो किसकी तरफ देखने को मिला? सोशलिज्म की तरफ। लेकिन 90s के दशक के बाद हम एकाएक किसकी तरफ बढ़े? कैपिटलिस्टिक टेंडेंसीज की तरफ बढ़े। और आज भी हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जितनी भी स्कीम्स आई हैं वो हम उसकी तरफ बढ़े हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार दूसरे सेक्टर को इग्नोर कर रही है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं मान लीजिए, पर सरकार ने आयुष्मान भारत और हिम केयर जैसी योजनाएं लाई है, जिसमें बंदा जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे इलाज प्राइवेट में ही करवा ले, पर जो खर्चा होगा वो कौन उसको बियर करेगा? गवर्नमेंट बियर कर लेगी 5 लाख तक का खर्चा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार लोगों को भूल गई है कि प्राइवेटाइजेशन को वो ला रही है तो उनको भूल गई है। मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो कि अगर सरकारी स्कूल कम हो जाए या खत्म हो जाए तो बच्चा भले ही प्राइवेट सेक्टर में पढ़े, पर जो वंचित वर्ग होगा सरकार उसको क्या कर सकती है? वहां पे सब्सिडाइज कर सकती है, जैसे आयुष्मान भारत या हिम केयर जैसी स्कीम्स है। तो कहने का मतलब वही है कि एब्सोल्यूट तरीके से कैपिटलिस्टिक टेंडेंसीज होना, आइडियोलॉजी होना भारत देश के लिए वो घातक है। पर अगर सरकार इंटरफेयर करके ला रही है तब वो ठीक है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, पर बंदे का खर्चा नहीं होगा, वहां पे पैसे कौन दे देगा?
सरकार पे कर देती है। जो जिन जिन लोगों ने अपना हिम केयर कार्ड, हिमाचल में हिम केयर है, वैसे ऑल इंडिया लेवल में क्या बोल देते हैं, आयुष्मान भारत बोल देते हैं। क्लियर हो गया। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दूंगा, कोशिश करनी है आपने उसको लिखने की। ठीक है, क्वेश्चन यही होगा जो मैंने समझाया, बस वो आर्ट ऑफ राइटिंग है कि आप कैसे उसको लिखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, मेनली इंडियन इकोनॉमी के बारे में। अभी बहुत सारे एस्पेक्ट, अभी कंप्लीट नहीं हुई इंडियन इकोनॉमी, कम से कम 6 to 7 आवर्स का है इंट्रोडक्टरी पार्टी। पर मेनली अभी हमने 3 चीजें पढ़ी। दुनिया में 3 तरह की व्यवस्थाएं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी और जो सोशलिज्म है उसी का ही एक पार्ट, जिसको क्या बोल देते हैं, कम्युनिज्म बोल देते हैं। मतलब जो ज्यादा रिजिड वाला पार्ट था, जहां पे कलेक्टिवाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, ऑटार्की का वहां पे कॉन्सेप्ट था, कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा, हर चीज में सरकारी का कॉन्सेप्ट था। और कम्युनिज्म एक वेग कॉन्सेप्ट भी था। कैसे था वेग कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिवोल्यूशन के बाद क्या होगा वो ज्यादा उसमें क्लियर नहीं है। इसलिए एट ए टाइम जो सत्ताधारी पक्ष था, चाहे वो स्टालिन का टाइम हो, माओ का टाइम हो, उन्होंने एट ए टाइम जो है फिर उसको मिसयूज भी किया, तो उसमें फिर वो क्लैरिटी ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी ब्रेक ले लो और फिर कंटिन्यू करते हैं। शुरू